छात्रवर्गः च सर्वेभ्यः सर्वाभिः स्वागतम्। अद्य अस्मिन् सुसन्दर्भे वयं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बय्यां संस्कृत अध्ययन केन्द्रस्य कार्यालयम् उद्घाटितवान्। अस्मिन् पावने अवसरे अस्माकं मुख्य अतिथिः श्री नारायण दत्त मिश्र महोदयः अस्मिन् कार्यक्रमे आगत्य अस्माकं सम्मानं गौरवं च वर्धितवान्। संस्कृत अध्ययन केन्द्रस्य परिचयार्थम् अहं प्रसाद महोदयं च अनुरोधं करोमि यत् आगत्य किञ्चित् संक्षेपेण संस्कृत अध्ययन केन्द्रस्य परिचयं ददातु। नमस्कारः। अस्माकं संस्कृत अध्ययन केन्द्र सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग इत्यस्य उपक्रमस्य आरम्भः जातः 2022 इति वर्षे। 2022 श्रावणपूर्णिमा दिने इत्युक्ते विश्वसंस्कृते दिने एव अस्माकं केन्द्रस्य आरम्भः जातः। तस्मात् पूर्वमपि अस्माकम् IIT मध्ये अस्माकं कार्यक्रमं संस्कृतकार्यक्रमं तु आसन् एव। 2019 मार्च मासे एव अस्माकं प्रथम सम्भाषणशिबिरं तस्मिन् समये अत्र अभवत्। श्रीकुमार महोदयः आगत्य अत्र केवलं 10 छात्राणां कृते संस्कृतसम्भाषणशिबिरं कृतवान्। तस्मिन् समये केवलं 10 छात्राः एव आसन् अस्माकं कक्षायां। प्रतिदिनं नियमितरूपेण 7:30 10 छात्राः 10 दिनस्य शिबिरस्य कृते आगतवन्तः। तदनन्तरम् अस्माकं कोविड् आगतम्, अतः सर्वं किञ्चित् विलम्बः जातः। 2022 मध्ये अस्माकं IIT मध्ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दीक्षा परीक्षायाः कृते डिप्लोमा सर्टिफिकेट् कोर्स् आरम्भः जातः। प्रणवः कुत्र अस्ति? प्रणवः एव अस्माकं प्रथमशिक्षकः। तस्मिन् समये गणेश रामकृष्णन् महोदयः, डॉक्टर गणेश रामकृष्णन् केन्द्र IIT मध्ये कंप्यूटर साइंस विभागे प्रोफेसर अस्ति। अद्य कार्यक्रमे आगतवान् किन्तु व्यस्तः आसीत्, अतः बहिः गतवान्। अद्य गणेश रामकृष्ण महोदयस्य कारणेनैव अस्माकं केन्द्रस्य आरम्भः जातः। तस्मिन् वर्षे 1,100 छात्राः संस्कृतं पठितुं पञ्जीकरणं कृतवन्तः IIT मध्ये। तस्मिन् समये वयं चिन्तितवन्तः केवलं एतस्य कृते किञ्चित् अभियानं वयं कुर्मः, अतः 100 मुखेषु संस्कृतम् इति वयं चिन्तितवन्तः। 10 मुखेषु संस्कृतं पूर्वं, तदनन्तरं 100 मुखेषु संस्कृतं। तस्मिन् कक्षायाम् अस्माकं छात्रः अस्ति डॉक्टर नीरज महोदयः। 100 मुखेषु संस्कृतम् इति अहमपि तस्मिन् कक्षायां छात्रः एव आसम्। तदनन्तरम् एकवर्षस्य अनन्तरं 100 छात्राः सन्ति एव ये संस्कृतं पञ्जीकरणसमये 150, किन्तु परीक्षां लिखित्वा ये उत्तीर्णाः सन्ति किञ्चित् न्यूनमेव अभवत्, 100 जनाः अभवन्। तदनन्तरं वयं चिन्तितवन्तः किमर्थं वै शुड् बि लिमिटेड् टु जस्ट् 100 स्टूडेण्ट्स्, वी शुड् गो बियाण्ड्। अतः गोविन्दः, सन्दीपः, अभिषेकः अस्माकं कार्यकर्तारः, प्रणवः तु अस्माकं शिक्षकः एव, मिलित्वा वयं चिन्तितवन्तः 100 मुखेषु संस्कृतम् इति करणीयम्। तद् आरम्भः जातः 2023 जनवरी मध्ये। इदानीं तु पवै मध्ये, अस्माकं पवै मध्ये 1,100 जनाः संस्कृतं पठन्तः सन्ति। अस्माकं केन्द्रे IIT केन्द्रमस्ति। इन्स्टिट्यूट् ऑफ मैनेजमेंट मध्ये अस्माकं कक्ष्या इदानीं प्रचलन्तः सन्ति। हीरानन्दानी फाउंडेशन स्कूल, अय्यप्पा मन्दिरं, चंद्रभान शर्मा कॉलेज, सर्वत्र संस्कृतवातावरणम् इति अस्माकं केन्द्रस्य लक्ष्यमेव। गतवर्षे आरभ्य डॉक्टर नीरज महोदयः अस्माकं केन्द्रस्य फेसिलिटेटर इति रूपेण आगतवान्। तदनन्तरम् इतोपि वृद्धिः अभवत्। इदानीं तु वयं चिन्तयामः केवलं 100 किमर्थम् इति, 10,000 करणीयः इति चिन्तनमस्ति, किन्तु 10,000 कृते रिसोर्सस् किञ्चित् अधिकम् आवश्यकं। तद् इदानीं प्लानिङ्ग् रूपे एव अस्ति। किन्तु दिस् इस् द 3rd year of our center at IIT Bombay, and we have also started other centers in the institutes nearby, including IIM Bombay.
The whole plan is to have a Samskrita Vatavaranam within IIT Bombay is very much required because every civilization is one generation away from extinction. यदि वयं न आचरामः चेत् अस्माकं next generation पश्यन्ति अपि न अस्माकं जीवनस्य what is it about our Samskriti, about our Samskarah, about our Samskritam. That is the whole purpose of this. And there are a lot of volunteers here because of which we are standing here and having a program. And there are people like Raja Ramanji, Madhura ji staying outside the campus who are also closely connected with us. We are also ensuring that we are teaching Sanskritam to the next generation children. So standard 5, 4, 5, 6 in schools like Kendriya Vidyalaya, Powai English High School. We are teaching children, around 600 students are right now learning Sanskritam other than whatever they learn in the campus in the syllabus. So this is the Rupareka of our Karikram. So Center for Sanskrit Learning is not just about, the nerve center and the kernel is IITB. But what we want to do is, the entire Powai region, we want to make it a kind of a Samskrita Gramaha and we want to be seen in the world record that there are 1,000+ people who are speaking Sanskritam here. Samskritena Vadeyu, Samskritena Chintanam iti asmakam lakshya Rupareka. Dhanyavad. धन्यवाद महोदय। हम संस्कृत अध्ययन केन्द्रस्य प्रोफेसर इंचार्ज प्राध्यापक नीरज महोदयेन सह अनुरोधं करोमि यत् आगत्य अद्य मुख्य अतिथ्यः स्वागतं करोतु। किञ्चित् अहं संक्षिप्तरूपेण वक्तायाः परिचयं ददामि। सो मूलतः झारखण्डराज्यस्य हजारीबाग जनपदस्थः डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च नई दिल्ली स्थितयोः तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य च प्राचीन आधुनिक संस्कृताध्ययन अध्यापनयोः च शोधकार्ये च विशेषम् अनुभवम् उपनिन्ये। तेन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थानयोः च दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालये च अतिथिशिक्षकत्वेन अध्यापनम् अनुभूय संस्कृत भाषायां व्याकरणे साहित्ये विविधेषु च शास्त्रीय परम्परासु विशेषं कौशलम् अर्जितम्। एवमेव प्रतिष्ठित स्वर्णपदकस्य प्राप्तिसहितं प्राक्शास्त्री शास्त्री शिक्षाशास्त्री तथा MA MPhil PhD इत्येताः उपाधयः अपि तेन प्राप्ताः। डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रेण व्याकरण साहित्ययोः शास्त्रीय विषयेषु धर्मदर्शन इतिहास सांस्कृतिक नीतिषु च प्रासंगिकताम् आधारीकृत्य अनेकाः परियोजनाः शोधपत्राणि च लिखितानि सम्पादितानि च भवन्ति। एतेषु शोधपत्रेषु विशेषरूपेण ते देशस्य प्रतिष्ठित शैक्षिक शोध संस्थानसु संस्कृत्यादि मंत्रालयेषु च प्रस्तुतानि तथा विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य निमित्तं बैंकॉक थाईलैंड वैंकूवर कनाडा इत्यादिषु स्थलेषु अपि प्रशस्ति अभिलाषेण प्रस्तुतानि। वर्तमानकाले दूरदर्शन समाचार इत्यस्मिन् प्रसारिते संस्कृत भाषायाः लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रमे वार्तावली इत्यस्मिन् विविध प्रभागेषु सम्मिल्य डॉक्टर मिश्र मुख्य संपादकः प्रवाचकः निर्णायकश्च इत्येषां दायित्वानां निर्वहणेन संस्कृतस्य श्रीवृद्ध्यै अतुल्यं योगदानं दत्तवन्तः। तेन बॉलीवुड गीतानां च अन्यान्यविधायासु प्रसिद्धगीतानां संस्कृतानुवादः सम्पादनं च कृतम्। एतेषां कार्याणां समग्रतया अद्वितीयतया च कारणेन संस्कृतभाषायां
आधुनिक संगीत विधायाञ्च ते प्रसिद्धनाम्ना स्वीकृताः। एवमेव नवंबर 2021 मासे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालयेन भारत सर्वकारेण च इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा नगरे आयोजने एषां संस्कृत गीत संगीतयोः विशेष प्रस्तुतया बहुमुखी प्रतिभा च अस्याः संदर्भे देशस्य 75 क्रिएटिव माइंड्स इत्यस्मात् मध्ये एकस्य रूपेण सत्कृता पुरस्कृता च जाता। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः व्याकरण साहित्य शास्त्रदृशा लिंगवचन विमर्शः इत्येषः शोधग्रन्थः प्रकाशितः। अथ विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रतिष्ठितान्तरराष्ट्रीय विद्यालयेषु संस्कृता अकादम्यादिषु अथ शोध संस्थानादिषु च आमन्त्रित वक्तृत्वं परीक्षान्तर्वीक्षादिषु च कार्यभारार्थं समामन्त्रितः परियोजनादिकार्यशोधकः च। अतः अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य वक्ता डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र महोदयेन अनुरोधं करोमि, कृपया आगच्छतु। एवं स्ववक्तृभि स्वयं धन्यं करोतु। नमः सभायै, अत्र उपस्थिताः ये सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः मम नमः। वस्तुतः भवादृशाः एव जनाः संस्कृताय तत्र प्रेरणास्रोतस्त्वं भजन्ते। अस्मादृशाः संस्कृतमुखाः तत्र भवन्ति, परन्तु वस्तुतः भवादृशाः एव संस्कृतानुरागिणः संस्कृतप्रेमिणः ये सन्ति ते एव संस्कृतस्य बलं स्वस्मिन् तत्र उपार्जयन्ति, तत्र स्थापयन्ति। संस्कृतार्थम् अहम् अत्र आहूतः। वस्तुतः अत्र संस्कृतं कारणं योजकत्वं दुर्लभम् इति उच्यते प्रायशः, परन्तु योजकः नाम कः भवेत्, यः संस्कृतेन सम्बद्धः स्यात्। तर्हि भवन्तः नाम प्रसादवर्याः सन्ति, अत्र नीरज महोदयाः सन्ति अत्र समीपे, येषां अहं नाम न जानामि, तेषां समेषां प्रति मम तत्र कार्यज्ञमस्ति आदौ। ततः परम् अहं यः विषयः अस्ति यत् प्रासङ्गिकता का संस्कृतस्य, नाम संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता केवलं विषयद्वयेन आश्रिता इति न, यत् समाजाय अथवा तत्र छात्रेभ्यः इत्येव न। प्रायशः यदा समाजाय प्रासङ्गिकता का इति यदि वदामः, तदानीमेव सर्वे वर्गाः सर्वे विषयाः प्रासङ्गिकता निरूपणक्रमे एव यदि कस्यचन उपबिन्दोः कस्यचन उपविषयस्य ग्रहणं न अपि क्रियते, तदानीमपि प्रासङ्गिकता इत्युक्ते एव सर्वे विषयाः समाहिताः भवन्ति एव। तर्हि प्रासङ्गिकतायाः निरूपणक्रमे सर्वदौ अहं विज्ञापयन् अस्मि। भवन्तः जानन्ति एव, तत्र बहवः ये अत्र उपस्थिताः तेपि मन्ये अधिकाः जानेयुः एव, यत् दूरदर्शने DD न्यूस् दूरदर्शनम् इति तत्र मुख्यवाहिनी, तदनन्तरं DD न्यूस् इति दूरदर्शन समाचार इति वक्तव्यम् आसीत्, परन्तु DD न्यूस् इति उच्यते यतोहि आधुनिकाः ये सन्ति ते आङ्ग्लप्रियाः, न संस्कृतप्रियाः न हिन्दीप्रियाः वा, इंग्लिश् इति संस्कृतम् अधिका तत्र व्यवहारपथे अस्ति, एतदर्थं DD न्यूस् इति अस्ति। तथापि प्रशासनेन बहु पूर्वतः नाम 94,1920-तमाब्दतः साधारणी भाषा स्यात्, तर्हि 1994 इत्यतः 1994 इत्यतः अगस्त मासः जी आज बहुत कठिन नहीं है। जैसे हम 1994 कह रहे हैं, दो शैलियां हैं। हम कहते हैं कि वामतः गति संख्या नाम, मतलब संख्याओं की गति जो है बाएं से होती है, और मैं जेएनयू से हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि बाएं से गति होनी चाहिए। तो फिर लेफ्ट हो तो पहले उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और ऐसे भी कहते हैं वामास्त्रिया जो हाँ संख्या एकस्मिन् प्रतिपादयन् अस्मि। मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि कथम वामतो गति संख्या नाम उच्यते। यथा 1994 इति अस्ति, तर्हि 1 इति तत्र वामतः गतिः नाम संस्कृते यदा 1994 एवं लिखितं स्यात् 1994 इति, तर्हि भवद्दिशा वामतः कः, वामतः 1994 इति एवम् उच्यते।
परन्तु 4991 इत्येवं संस्कृताश्रिता तत्र विशिष्टा गतिः अस्ति, परन्तु भविष्यादिपुराणेषु एवं यथा हिन्दीभाषायाम् उच्यते 1994 अथवा आङ्ग्ले अपि 1994 एवं वस्तुतः 1900 अस्ति, तथापि 1994 इत्येवम् उच्यते, तथैव भविष्यपुराणे लिखितमस्ति। एवं अहं यथा उक्तवान् 94 पूर्वं वामतः तत्र 149 इति 94, तदनन्तरं ततः अधिकं कियत् अधिकं कितना अधिक है तो 1900 अधिक है, तो हमने कहा 94 अधिक, फिर हुआ 19 तो 19, फिर क्या है वो 100 है तो 19 शत, फिर तम मतलब 1900वां वो जो है 1994वां वर्षम, और वर्ष को हम अब्दम भी कहते हैं। तो अब्दम और अब्द जो है ये हमारा शब्द नहीं है। कई बार हमारे ऊपर बहुत आरोप लगता है कि संस्कृत भाषा तादृशी भाषा यत्र लोन् वर्ड्स् इति न भवन्ति, तथा अधिक शब्दाः तथा न सन्ति इति, परन्तु संस्कृतम् अपि सामासिकत्वं प्रदर्शयति। यथा अब्दशब्दः अस्ति, अब्द पुस्तकशब्दः यथा अस्ति, अस्माकं साक्षात् संस्कृतशब्दः नास्ति, लोन् वर्ड्स् इति अस्ति। अरबतः अथवा कस्याचित् भाषायाः गृहीतः शब्दः अस्ति। अब्दं वर्षम् अस्माकं सर्वथा अस्माकं अब्दं शब्दः तथा विध एव। यथा इदानीं मण्डपशब्दः उच्यते, मण्डपशब्दः सर्वथा संस्कृतस्य नास्ति, तमिळुभाषातः स्वीकृतः एषः शब्दः। चिबुक् शब्दः अस्ति, चिबुक् इति सर्वथैव श्रुत्वैव प्रतिभाति यत् संस्कृतस्य न स्यात्। यथा महोदयेन उक्तमासीत् नीरज महोदयेन यत् नैषधचरितं मया नाम क्वचित् अधीतं, तदानीं ज्ञातवान् यत् महाकाव्यस्य स्वरूपमपि एवं भवति वा। महाकाव्य का स्वरूप भी ऐसा होता है, इतनी अच्छी शैली में यहाँ तो बंदी करना मुश्किल है, वो हम कभी नहीं बन पाते। यहाँ ऐसे ऐसे शब्दों को रखते हैं और वो भी विन्यास इतना सुंदर होता है, छंदों में रखना, छंदों में भी उसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति करना, एक अक्षर से बना देना। हालांकि कुछ लोग खराब कहते हैं कि ये क्या है, मतलब ये पांडित्य नहीं है, एक तरीके का रोग है कि आपको एक ही अक्षर से बनाना है, क्या क्यों बनाना है। साधारण लोग समझें, सभी लोग समझें, ये होना चाहिए ना। लेकिन खैर वो दोही द्विधा प्रवृत्तिः भवति, कश्चन मेधावी अस्ति तर्हि अन्ये कथयन्ति बहुमेधावी तत्र मनुते आत्मानं, बहुमेधाविनम् आत्मानं मनुते, परन्तु यः मेधावी अस्ति सः तु मेधावी एव। मेधा यथा उच्यते संस्कृते सूक्तिः अपि अस्ति, तत्र यः परिश्रमं करोति, यः श्रमं करोति, तस्य श्रमम् अन्यः यः परिश्रमशीलः जनः अस्ति स एव जानाति। यः सर्वदैव अलसः सः कथं जानीयात्, लेकिन सः श्रमं करोति वा न वा करोति, तस्य प्रशंसां न करोति। जो श्रम करता है वही जानता है कि दूसरा श्रम करने वाला है, दूसरा मेधावी है, तो हमें भी श्रम करना है, हमें भी मेधा संपन्न होना है, क्योंकि उस जैसा मैं नहीं हूँ। जो नहीं करते, जो मेधावी नहीं होते, उन्हें लगता है बेकार की चीजें हैं, अरे ठीक है ये सब बुद्धि का विलास है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एतेषु एव तत्र नाम इदानीं यद् आक्रमणं जातम्, आतङ्क्याक्रमणं, वामतः मया गतिः तस्मिन् विषये इदानीं सन्दिशन् अस्मि। प्रायशः जनाः वदन्ति यत् स्टेटस् मध्ये भवतः तत्र वाट्सप् इत्यत्र भवान् साक्षात् न योजितवान्, भवान् देशभक्तः न इति प्रतिभाति। यतः यः अपि देशभक्तः, यः देशभक्तः तस्य स्टेटस् इत्यत्र नाम अंकितं स्यात् आतङ्क्याक्रमणं तत्र निन्दायां यदि न कृतवान् एवं तर्हि भवान् तत्र देशभक्तः नास्ति इति। एवं तथापि द्विधा गतिः भवति नु, जनानां द्विधा गतिः भवति मानसिकी। अस्तु सर्वे कृतवन्तः, अहं यदि कुर्यां न कुर्यां तेन किमपि स्थितिः परिवर्तिता न स्यात्। स्थितेः परिवर्तनं प्रशासने पक्षतः भवेत्। अस्माकं मनः तत्र संलग्नम् अस्ति, अस्माकं हृदयं तत्र विरोधे अस्ति, परन्तु प्रदर्शनमात्रम् अस्माकं हृदि नास्ति इति। एतदर्थं परन्तु जनाः कश्चन एवं वदति यत् न प्रदर्शनमपि आवश्यकं, तर्हि असौ अपि सम्यक् रीतिम् अनुसरति, परन्तु द्विधा गतिः भवति। एतदर्थम् एवम् उक्तवान्, यत् धनिकः कश्चन अस्ति, यदि धनं न प्रदर्शयति किमर्थं धनिकः एव, यदि धनिकः नास्ति, निर्धनः अस्ति, तथापि धनं प्रदर्शयति, धनस्य वैभवं प्रदर्शयति, असौ निर्धनः वा न कर्तुमपि। परन्तु द्विधा गतिः भवति, प्रदर्शनमपि अपेक्षितं, न प्रदर्शनमपि अपेक्षितम्।
तो मैं इस विषय में कह रहा था कि वामतो गति जो है वो संख्या की है, तो वो सरल है एक तरीके से। 1994 बोलना हो तो हम संस्कृत में बोल सकते हैं 1994तमम अब्दम। ये सरल है। मैंने वो अब जो पारंपरिक है, जो ज्यादा स्वीकृत है, तदपेक्षा यदा हम उक्तवान् तदानीं 94,19 अब्दम। तो वो दिमाग को थोड़ा मतलब वो करना पड़ता है कि भाई जैसे हम 80 का साउंड सुनते हैं ना जब, तो कभी लगता है यहाँ से सुनाई दे रहा है, कभी लग रहा है इधर से सुनाई दे रहा है, तो वो 80 है। आपके मस्तिष्क को वो झंकृत करने के लिए ये सब शैलियां अपनाएगी। और ऐसे ही विज्ञान नहीं कहता विज्ञानम एवमेव न मनुते एवमेव न स्वीकरोति यत् संस्कृतं मस्तिष्कस्य विकासाय संस्कृतोच्चारणं वस्तुतः संस्कृतस्य पठनं तु तत्र आत्मानं शुद्धिं कर्तुं प्रभवः, परन्तु उच्चारणं यदस्ति, उच्चारणस्य या रीतिः अस्ति तद्वारा वस्तुतः तत्र मानसिकी गतिः साक्षात् परम्परया वर्धते एव। तथापि तत्र उच्चारणस्य यथा इतः भवति काकुस्थानम् एवमस्ति, कण्ठस्थानं वा अस्ति, तथा हृत्स्थानं वा, तालुस्थानं वा, मूर्धस्थानं वा, तर्हि समेषां वैज्ञानिकत्वमस्ति। वैज्ञानिकतायाः निरूपणं पश्चात् ये कुर्वन्ति तेषां कृते करतलध्वनिः अस्माभिः तत्र श्राव्यते। बहु सम्यक् एतत् साधितं, करतलध्वनिः साधितम्। अनशनस्य नाम न भोजनं कर्तव्यम् इत्येतदर्थं नोबेल् पुरस्कार आप्यते यदा यथा एकादशी महात्म्यं भवति, मासे 30 दिनानि भवन्ति, 30 दिवसेषु यदि दिनद्वयं भोजनं न क्रियते, अनशनं भवति, तदानीं शरीरस्य प्रतिरोधक्षमता वर्धते। तदर्थं यदा नोबेल् पुरस्कार आप्यते तदानीं तस्यैव विषयस्य यस्य परम्परा अस्ति, परम्परायाः तर्जना भवति। अरे परम्परा तत्र स्वास्थ्यमपि समीचीनं नास्ति, एकादशीं करोति, एकादशी तद् किमपि न स्यात्, किमर्थम् एतत् सर्वं गृहे अर्धाङ्गिनी उच्यते अथवा कश्चन एवं वदति सर्वदैव भोजनं करोतु, एवं नास्ति यद् एकादश्या किमपि भवति, मानसिकी केवलं तत्र समृद्धिः अस्ति। एकादशी में कहते हैं एकादशी तो ऐसी किंवदंतियां मिलती हैं। लेकिन जब अनशन करने के महत्व को लेकर जब जापान के किसी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो हम वाहवाही करते हैं। तो जो प्रासंगिकता की जो बात है, प्रासंगिकता हम केवल स्वर वैभव, उच्चारण वैभव या भगवत गीता का वचन करना चाहिए, हमें तनाव से निकालता है, अवसादात् तत्र निष्कासयति अतएव श्रीमद्भगवद्गीता कारणम् एवमेव साधारणतः उच्यते। समेपि विषयाः वस्तुतः आलोचनीयाः इत्युक्ते हिंदी भाषायाम् आलोचनीयाः इति निंदनीयाः इति न। हिंदी भाषायां जब हम कहते हैं आलोचना होगी, मैं जब बता रहा था तो मेरे उस लेख पर या फिर मैंने जो लिखा था उस पर बहुत आलोचना होगी, तो हम यही समझते हैं कि आलोचना हो गई मतलब बहुत निंदा होगी, उसकी फॉर्म खराब चल रहा है उसके लड़ी का, बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन संस्कृत में यदि हम अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने लगे संस्कृत की, तो हम यदि शब्द को जानेंगे तो अपने पता चलेगा कि आलोचना तो बहुत अच्छे तरीके से देखना है, और बहुत अच्छे तरीके से देखने का मतलब ये नहीं होता कि निंदा ही देखना है। आलोचना आसमन्तात् लोचनम, ये लोचनम है हमारे मतलब मित्र हैं, तो आसमन्तात् संपूर्णतः लोचनम। तो आलोचनम में हम यदि हम ये शब्द जाने तो हम कह सकते हैं ना कि ये ठीक है, अपनी अपनी भाषा का स्वारस्य है। हिंदी जी एक शब्द प्रयोग करना प्रारंभ किया कुछ जो वामपंथी विचारों के लोग थे, उन्होंने समालोचना शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया और उसको कहा कि ये अच्छा शब्द है, मतलब इसका अर्थ है कि हाँ आपकी प्रशंसा हो रही है, किंतु आलोचना मतलब निंदा हो रही है। हाँ, ऐसा हिंदी में कहा। जी, तो प्रासंगिकता या निरूपणकर्मी एवं यथा विश्वविद्यालय शब्दः अस्ति, परन्तु यदा दिल्लीं प्रति भवान् गमिष्यति तर्हि मेट्रो स्थानके भूम्यन्तर्याने रेलयाने भवान् श्रोष्यति विश्वविद्यालय, अगला स्टेशन विश्वविद्यालय है, दरवाजे बाई ओर खोलेंगे। कश्चन वदति यत् विश्वविद्यालयः अस्ति वा विश्वविद्यालयः अस्ति वा, तर्हि कथयन्ति ते हिन्दीप्रेमिणः वा, तत्र प्रादेशिकता आगता।
राजस्थानप्रदेशवास्तव्याः ये सन्ति, हरियाणाप्रदेशवास्तव्याः ये सन्ति, ते तथा वदन्ति नाम विश्वविद्यालय केन्द्रीयसचिवालय अग्रे नाम अग्रिमं तत्र स्थानकं केन्द्रीयसचिवालये अस्ति। तो तत्र ते वदन्ति मैनेजर् पाण्डेयः आसीत् हिन्दी मूर्धन्यः तत्र समालोचकः दिशा समालोचकः तत्र बहु किमपि लिखितवान्। इदानीमेव वर्षद्वयं पूर्वं सः दिवङ्गतः अपि। अहं तदानीं JNU इत्यत्र पठन् आसम्। मया प्रश्नः कृतः यत् एवं कथं मानकीकृतं स्वरूपमस्ति हिन्दीभाषायाः, तर्हि हिन्दीभाषायाः अपि स्वरूपे एकमेव न मानकं नाम एकमेव स्वरूपं। तदनुसारं सम्यक् अस्ति, परन्तु न भवति, एतदेव तत्र अपेक्षितं। मया उक्तं प्रश्नः कृतः मया यत् अत्र वैदेशिकाः आयान्ति, नाम रष्यादेशीयाः आयान्ति, संयुक्तराज्य अमेरिकादेशीयाः आयान्ति, आस्ट्रेलियादेशीयः कश्चन आयाति, सर्वे श्रुत्वा यदि नाम अवगच्छेयुः विश्वविद्यालये एवम् उच्यते, नाम प्राशासनिकपक्षतः एव उच्यते, तर्हि विश्वविद्यालये एव सम्यक् अस्ति। आधुनिकाः अपि तत्र वदन्ति विद्यालये जा रहे हैं। तो मम कथनस्य आशयः एषः यत् यदि ईदृशी प्रवृत्तिः भवति तर्हि संस्कृतस्य हानिः भवति। हिन्दीभाषायाः हानिः भवेत् मानव अस्माकं विषयः नास्ति। तथापि पुत्री अस्ति संस्कृतस्य, साक्षात् पुत्री, तर्हि अस्माकं चिन्तनं भवेत् यथा मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा या दिया गया, ऐसा हम बोलते हैं। अस्मासु दूरदर्शने यथा अहं कार्यं करोमि, बहवः जनाः वदन्ति मरणोपरांत तो ठीक शब्द है ना, एवं तो सम्यक् शब्दः एव अस्ति मरणोपरांत। उपरांत शब्दः सम्यक् अस्ति इति, उपरि प्लस् अन्त इति, उपरि धन अन्त शब्दः अस्ति, उपर्यन्त इति भवितव्यम्, उपर्यन्त इति शब्देन एवं भवितव्यं। परन्तु हिन्दीभाषायाम् उच्यते तत्र व्याकरणं भवति, परन्तु प्रादेशिकता आयाति, अन्यभाषातः किमपि गृह्णन्ति ते भाषास्वरूपं परिवर्तते, अतः मानकीकृतमपि जायते। अन्यः कवि क्यों चलती है पवन यदि कश्चन उक्तवान् तर्हि सम्यक्, पवन शब्दोऽपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तदपि सम्यक्। भाषायाः तत्र अधिकं तत्र काठिन्यं न भवेत्, भाषायां तत्र शृङ्खला न भवेत् भाषायाम्, एतदर्थं सम्यक् अस्ति तेषां कथनम्। अस्माकं कृते बहु तत्र शृङ्खला अस्ति भाषायाम्। अद्यैव प्रसादवर्येण सह अहं तत्र चर्चायाम् आसम्। सः बालकः, सा बालिका, एषा बालिका, तत्र सा बालिका, एषा सा बालिका वा, तत्र एवम् एषा बालिका वा, एवम् उच्यते यदि, तर्हि असौ इति शब्दः समीपे दूरे मध्ये वा एवं कदाचित् कथञ्चित् प्रयोक्तुं शक्यते सरलसंस्कृतार्थं। तर्हि असौ बालकः, असौ बालिका, असौ रामः, असौ सीता। अत्र जेण्डर् सेन्सिटैजेशन् अस्ति, अत्र नाम लिङ्गस्य विषये तत्र काचिदपि तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। सा, सः, एषा, एवं किमपि, एषः वा, एवं किमपि न वक्तव्यम्। असौ इत्युक्ते असौ मित्रमपि सम्यक् वा? असौ मित्रं यदि, मित्रं, यतोहि साधारणतः उच्यते मोहनः मित्रमस्ति। मित्रशब्दस्य लिङ्गं यदस्ति तत् नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तद् भवतु नाम, परन्तु मित्रशब्देन यः बोध्यः अस्ति, यः जनः मित्रं पुरुषः अस्ति कश्चन, तर्हि मोहनः मम मित्रं, तद्वदेव असौ मम मित्रम् एवम् उच्यते। मम कथनस्य तात्पर्यम् आसीत् यत् संस्कृते तत्र शृङ्खला भवति, कूटाः अनेके भवन्ति। एतदर्थं बहवः जनाः तत्र भीतिमयाः भवन्ति। संस्कृतं सर्वनास्ति, बहु कठिनमस्ति। एकैकस्य कृते अपि, एकैकस्य शब्दस्य कृते शब्दरूपाणि सन्ति, धातुरूपाणां वैविध्यमस्ति। एकत्र भवति, एकत्र विद्यते भवति। कथम् एवं जातं? वर्तमाने एव अस्ति, वर्तमानकालिकमेव पदं कथम् एवम् एकमेव स्वरूपं स्यात्। जम्मूकृष्णशास्त्रीवर्याः सन्ति, भारतीयभाषासमित्याः तत्र अध्यक्षाः, ते कदाचित् माम् उक्तवन्तः दूरदर्शने वार्ता प्रसारणं भवति, वार्तावली अपि आयाति। वार्तावली साप्ताहिकः कार्यक्रमः कश्चन शनिवासरे सायं 6:30 सायं DD न्यूस् इत्यत्र आगच्छति, तस्य प्रसारणं भवति, तस्य कार्यक्रमस्य साप्ताहिकस्य 15+200 अब्दे, नाम 20-शततमाधिक-20 वर्षे एवं 20तमे वर्षे तदानीं तस्य आरम्भः कार्यक्रमस्य जातः आसीत्। साप्ताहिकः कार्यक्रमः, यत्र गीतमपि भवति, प्रवाहिवार्ताः अपि भवन्ति,
प्रवाही वार्ता नाम वार्ताः एव भवन्ति, परन्तु प्रवाहमयस्वरेण यथा 5 मिनिट् 15 कवरे झट्पट् कवरे फटाफट् कवरे एवं, तर्हि तथाविधमपि किमपि तत्र उपन्यास्यते। पूर्वमहं JNU इत्यत्र अधीतवान्, PhD अपि कृतवान्, तथा तत्रैव अध्यापितवान् अपि गेस्ट् फैकल्टी रूपेण। मम संस्कारः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयतः नाम तत्सम्बद्धः अस्ति, अत एव संस्कृतमपि बहु सरलं न वदामि इति अहमपि अङ्गीकरोमि। तथापि तस्मिन् काले यदा बेङ्काक् नगरे गतवान् आसं, शास्त्रिवर्यः प्रथमतः मिलितवन्तः, तदानीम् उक्तवन्तः यत् भवान् संस्कृते बहु किमपि क्लेशकरं किमपि वदति, क्लिष्टं न वदतु अधिकं। मया प्रतिप्रश्नः कृतः आसीत्, एतदर्थं वदन् अस्मि यत् प्रासङ्गिकता कथं, यदि भाषा यदा शशि थरूरः यदि कश्चन आङ्ग्लं यदि वदति तर्हि सर्वे करतलस्वरेण तस्य अभिनन्दनं कुर्वन्ति, बहु सम्यक्, एतत्तु एवमेव आङ्ग्लं वक्तव्यम्। कश्चन तत्र बिहारप्रदेशे वास्तव्यः कश्चन वदेत् वी एम् गोयिङ्ग्, अरे किं वदति, एतत् किमपि न जानाति, मूर्खाः भवन्ति। संस्कृते हिन्दीभाषायां वा यदि एवम् उच्यते, न अभ्यासः अस्ति, सम्यक् करोति, किमपि न, विश्वविद्यालये एवम् उक्तवान्, चिन्ता नास्ति, एवं करोतु, सम्यक् अस्ति। वैदेशिकी भाषा अस्ति, तदर्थम् एवं स्नेहः एवम् आदरः न सम्यक् रूपेण वक्तव्यम्। अस्माकं भाषा अस्ति न सम्यक्, चिन्ता नास्ति, सरलीकरणं स्यात्, एतदपि स्यात्, तदपि स्यात्, अशुद्धमपि स्यात्, शुद्धमपि स्यात्, सर्वमपि स्यात्, किमपि तत्र चिन्तायाः विषयः नास्ति। भवतु नाम विसङ्गतिः एषा, तथापि यथा हिन्दीभाषायाम् उच्यते घर की मुर्गी दाल बराबर, तद्वदेव। तथापि अस्माकं वयमेव वस्तुतः कारणभूताः। यदि पूर्वत्र यदा अष्टाध्याय्याः प्रणयनं जातं, यदा भागवतस्य प्रणयनं जातं, यदा पुराणस्य वा रामायणस्य महाकाव्यस्य वा यदा रचना जाता, यदा तदानीमपि भाषायां सारल्यम् आसीत्, सरलता आसीत्, कठिनता अपि आसीत्, काठिन्यमपि आसीत्, द्वयोः स्वरूपयोः तत्र निदर्शनं जायते स्म। नाटकमपि भवन्तः पश्यन्ति, प्रायशः वादः जायते, संस्कृतं कदाचिदपि स्वरूपे नाम भाषास्वरूपे नासीत् इति, मतलब व्यवहार की भाषा नहीं थी संस्कृत, ये सबसे पहले मैंने JNU में सुना, और आमतौर पर सुनते ही हैं। लेकिन हाँ, इसलिए मैंने कहा कि पहले मैंने इसलिए सुना क्योंकि मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में था, तो वहाँ तो कैसे सुनने की बात ही नहीं है, वहाँ तो भाई संस्कृत ही सब कुछ थी, संस्कृत में ये है, संस्कृत में वो है, संस्कृत में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है, यहीं से निकालते हैं संस्कृत, ये सुनते थे। JNU में हमने सुना कि नहीं, संस्कृत में क्या है, संस्कृत को भाषा में बांधने की जरूरत नहीं है, संस्कृत जो है वो ज्ञान है, नॉलेज है, वो संस्कृतम ज्ञानम, केवलं भाषा नास्ति। के वदन्ति एतत् वस्तुतः ते एव वदन्ति ये संस्कृतभाषाप्रवीणाः न भवन्ति, अथवा संस्कृतात् भीतभीताः भवन्ति, ते एव वदन्ति। यः जानाति सः सम्यक् स्वीकरोति, भाषा अपि तत्र तथैव महत्त्वपूर्णा, अतः ज्ञानं तु महत्त्वपूर्णमस्ति एव, परन्तु अनुवादकर्मद्वारा ज्ञानस्य तथा हानिः जायते इति साधारणतः जनाः न जानन्ति। यथा अश्वालम्भनम् एवं कश्चन शब्दः अस्ति, आलम्भनशब्दस्य कोऽर्थः, यथा मया उक्तं न, आलोचना इति शब्दस्य अर्थः। यदि केनचित् विदुषा, केनचित् हिन्दीभाषा विदुषा एवं लिखितं स्यात् समालोचनात्मके स्वकीये प्रबन्धे ग्रन्थे वा, तर्हि भवादृशाः वा मादृशाः वा छात्राः वा शोधार्थी वा एवमेव अवगच्छेत् यत् भवान् वा नामवरसिंहवर्येण अधिकः उच्चः वा, तेन महोदयेन लिखितं ज्ञानपीठपुरस्कारम् उक्तवान्, सः एवं लिखितवान्, असौ एवं प्रतिपादितवान्, तर्हि ईदृशी स्थितिः उत्पन्ना भवति। परन्तु साधारणतः यदा नाम आरम्भिकः क्रमः सोपानम् आरम्भिकं यद् भवति, तस्मिन्नेव समये कश्चन तथाविधः विद्वान् भवेत्, कश्चन विद्वान् नाम साक्षात् विद्वान् एव न, रुचिमान् भवेत्, प्रतिप्रश्नकर्ता यदि कश्चन एवं भवेत्, यदा यदा नाम चन्द्रशेखरशास्त्रिवर्यः एवं उक्तवन्तः यदा एवं कठिनं न एवं सरलं वक्तव्यम् इति, अस्माकं तदानीं विरोधः जातः यत् न मनुते एषः बहु सम्यक् नास्ति, छात्रः नाम विनम्रतया एव तत्र दृश्यतां प्रदर्शितवान् यत् महोदय भाषाद्वयं भवति बालस्वरूपम्, एकं कथञ्चित् कठिनम्, एकं कथञ्चित् सरलम्। अहं बाणभट्टः नास्मि, मम सामर्थ्यमपि नास्ति, बाणभट्टवत् अहं न लिखामि, केवलं विद्यते वर्तते इत्येवं विधान् शब्दाः मया प्रयुक्ताः। भवन्तः तु एतदपि वदन्ति यत् एतत् कठिनमस्ति, सरलं किमस्ति, अस्ति शब्दः सरलः, तर्हि सम्यक् अस्ति, तेषामपि प्रतिपादनं सम्यक्। तथापि 40 वर्षेभ्यः नाम संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य
नाम आरम्भः यदा जातः तावत् एवं समयः जातः अस्ति 24 वर्षाणि प्रायः अधिकानि व्यतीतानि। प्रथमेव सोपाने वयं भवेम वा यदि कश्चन वदेत् यत् शनैः 10 सोपानानि सन्ति, 10 सीढ़ियां हैं और हम 40 और 42 सालों से यदि हम मम नाम नारायण दत्तः भवतः नाम किं, मम नाम नारायण दत्तः भवतः नाम किम् एवं यदि कुर्मः, न अहं हासार्थं न वदामि, वस्तुतः प्रथमसोपानार्थम् एतत्तु बहु सम्यक्। भवन्तः सर्वादौ अत्र आगतवन्तः, तस्मिन् समयेपि तदेव अपेक्षितं, परन्तु भवता बहु पूर्वम् एतद् अधिगतं, भवान् प्रवीणः जातः। 10 वर्षाणाम् अनन्तरमपि पुनरपि यदि भवान् क्वचिदपि गच्छति नाम तदानीम् एतदेव पुनरपि आरभ्यते। तदानीं तस्य अभियानस्य नैरर्थक्यं भवितुमर्हति। कश्चन आक्षेपेत् यत् भवान् तत्र एतत्तु अधिगतवान् एव, शास्त्रपरिचर्चा इत्यस्य आरम्भः अपि कृतवान् भवान्, परन्तु इदानीं पुनरपि तस्यामेव स्थित्यां कथं? तर्हि मम कथनस्य तात्पर्यम् एतत् यत् एवमेव अपेक्षितं भवति यत् यदि कश्चन सरलं यदि आरब्धवान्, सारल्येन यदि कश्चन तत्र व्यवहारम् आरब्धवान्, तदानीं शनैः यदि प्रथमायां कक्षायाम् अध्ययनं जातं तर्हि द्वितीयायाम् आगच्छेत्, तृतीयायाम् आगच्छेत्, दशम्यां वा आगच्छेत्, तर्हि सरलम् एव, तदर्थं सरलं नाम तदर्थं कठिनं यत् दशम्याम् आगतवान् तदर्थं तत् सरलम्। अपेक्षिकी बुद्धिः यथा मया पूर्वमेव उक्तमासीत् द्विधा गतिः भवति। एकदा भवान् पश्यति तर्हि एतत् सम्यक् 6 and 9 यथा भवति तद्वदेव एषा स्थितिः संस्कृतस्य। कश्चन वदति न 6 अस्ति, एतदेव सरलम्, एवं तत्र कठिनं 9 इति भवति। अपेक्षाबुद्धिः अस्ति, भवान् इतः पश्यति 6 षड् अस्ति, तत्र ततः पश्यति 9 अस्ति, तर्हि भवान् अत्र आगच्छतु, अहं तत्र गच्छामि, तर्हि सम्यक् स्यात्। भवतः अपि कथनं सत्यं, ममापि कथनं सत्यम्, अर्थात् सरलम् अपि सम्यक्, यत् तथाभूतं कठिनम् उच्यते तदपि नाम कठिनं स्यात्, तथापि अन्येभ्यः सरलं तत्। तदेव संस्कृतं ज्योतिषं ठाकुरः वदति सम्यक् अस्ति, अन्यः वदति कश्चन बिहारप्रदेशवास्तव्यः, अहं यदा वदेयं सम्यक् अस्ति। तर्हि प्रासङ्गिकतायाः निरूपणक्रमे अहं वदन्नस्मि यत् प्रासङ्गिकता भाषणात् भवति। प्रायशः ये जनाः वदन्ति यत् ज्ञानम् एव केवलमस्ति, ते भीतभीताः भवन्ति भाषायाः प्रायोगिकपक्षात्, अत एव ते एवं वदन्ति यत् भाषा नास्ति, तत्र भाषामात्रं नास्ति, वस्तुतः ज्ञानमात्रमस्ति इति। उभयोः सङ्गतिः तत्र अपेक्षते। यथा विक्रमोर्वशीये नाटके प्रसिद्धे कालिदासस्य तत्र लिखितमस्ति, श्रीशरस्वत्योः सङ्गतं तत्र दुर्लभं भवति। श्री नाम लक्ष्मी अतः सरस्वती, द्वयोः सङ्गतिः नाम सर्वथा दुर्लभा भवति। यदि कस्यचन पार्श्वे यदि लक्ष्मीः अस्ति तर्हि सरस्वती तथा न स्यात्। एवं नास्ति यत् सः नाम मूर्खः एव सर्वथा स्यात्, एवमपि नास्ति, परन्तु तस्याः कृपा न स्यात्, सरस्वत्याः तथा विना कृपा। यदि अस्ति तर्हि विलक्षणः अस्ति असौ कश्चन दुर्लभः। तर्हि कालिदासः एवमेव निरूपितवान् यत् श्रीसरस्वत्योः सङ्गतं तत्र दुर्लभं भवति इति। तत्र भाषायाः ज्ञानस्य अपि प्रसङ्गे संस्कृतस्य यदि द्वयोः सामञ्जस्यं स्यात् तदानीं वस्तुतः श्री अथवा सरस्वती द्वयोः सङ्गतिः स्यात्। एतदेव साम्प्रतम् अपेक्षितं भवति। यतः केवलं ज्ञानमात्रप्रदर्शनेन अथवा भाषाटूपप्रदर्शनेन किमपि वदेयं घटति 10 वाक्यानि नाम कठिनानि वदानि भवान् न अवगच्छति, तदपि न तत्र सम्यक्। अतः बहु सरलं वदामि, भवान् सब जानामि, अहं तु सर्वं जानामि, अहं जानामि एव किम् असौ तत्र वक्तिरूपेण अत्र सज्ञानं प्रदर्शयति, अहमपि जानामि एतत् स्वरूपं तु। तर्हि उभयोः संयोजनम् अपेक्षितं भवति। मध्यम मार्गः इति उच्यते। इदानीं बौद्धदिनस्य अपि आयाति, बुद्धपूर्णिमायाः अवसरे अपि असौ एव मार्गः वस्तुतः जायाम् इति अहं स्वपक्षतः ज्ञातवान् यदा JU इत्यत्र आसम्। वारं अश्वालम्बनस्य एवम् अर्थः, आलम्बनक्रियायाः मैक्स् मूलर् इत्येतेन अयम् अर्थः कृतः, एवमेव अर्थः नाम दृढः। दयानन्दे विहितं तत्तु केवलं संरक्षणार्थं, संस्कृतेः संरक्षणार्थम् एवं सायणाचार्येण किमपि एवं लिखितं। तर्हि वस्तुतः सामञ्जस्यं किमस्ति अत्र? समयानुकूला
तत्र टिप्पणी अस्ति वस्तुतः मद्दिशा एवं प्रतिभाति मद्दिशा षडस्ति भवद्दिशा नव अस्ति स्यात् वादः यदा भवति तथैव स्थितिः अस्ति तर्हि प्रासङ्गिकता नाम यदा भवान् यदा भाषते तदानीमेव संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता भवितुम् अर्हति यदा न भाषते तर्हि संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता केवलम् अनुवादमात्रेण एव कर्तुं प्रभवति तर्हि तदापि तस्य साफल्यं तथाविधं न भवेत् विवादास्पदत्वं सर्वत्र भवेत् यथा तत्र आलम्बनक्रियायाः का अर्थः कश्चन एवं वदति कश्चन एवं वदति कश्चन एवं वदति भवान् अपि प्रलापं कुर्यात् अन्यः अपि प्रलापं कुर्यात् भवद्दृशा वस्तुतः असौ मूर्खः तद्दृशा भवान् मूर्खः एवं तत्र सर्वत्र कोलाहलवातावरणम् एवं सत्यां मध्यमवर्गस्य एव आलम्बनम् आवश्यकम् वस्तुतः भाषायाः स्वरूपे यथा मया नाटकस्य अपि अंशः मया स्पृष्टः आसीत् क्षम्यतां यतोहि मया बहवः विषयाः एकत्र उपन्यस्यन्ते एकः तदनन्तरं सर्वे विषयाः आहत्य मध्ये योज्यन्ते अपि अत एव एकस्मिन् क्रमे निरूपयन् अस्मि यत् कश्चन यदि व्यवहरति संस्कृतं वैदिकं संस्कृतम् अथवा लौकिकं वा संस्कृतं टिप्पण्यादिविशिष्टं संस्कृतम् अथवा सरलतरं संस्कृतं सर्वत्र वस्तुतः तत्र रुचिकरता अस्ति अन्येषां तत्र जनानां कश्चन अधिकं शृणोति संस्कृतं तर्हि कठिनं यत् संस्कृतं तस्य कृते सारल्यं भवति यः अधिकं न शृणोति सरलतरमेव संस्कृतं तस्य कृते नाम कठिनं भवेत् एवं स्थितिः भवति तथापि अस्माकं किं दायित्वं यत् भाषायाः स्वरूपम् आगच्छेत् कथञ्चित् आगच्छेत् यथा 1994 इति वक्तव्यं वदतु अहं वदामि यत् 94-1-विंशतिशततमे अन्ते तदपि भवतु तथापि 1994 यः कश्चन अपि यः उक्तवान् सर्वादौ सः अवगच्छेत् एतत् तथ्यं यत् 1994 इत्यस्य संस्कृते किं भवति तदपि ज्ञातव्यम् अस्माकं यत् ज्ञातं स्यात् तदानीं संस्कृतस्य वृद्धिः तस्य यदि स्यात् तदपि आवश्यकम् अधुना ईदृशी बुद्धिः आगता यत् अस्तु मम पार्श्वे मैक् अस्ति एवमेव मैक् इत्यस्य संस्कृते किमस्ति अहं न जानामि तत् न जानाति बहु सम्यक् चिन्ता नास्ति चिन्ता मास्तु एवम् उच्यते पश्चात् असोपि तत्र प्रश्नं न करोति प्रतिप्रश्नं न करोति मानसे न पृच्छति यदि तस्मिन् क्रमे संस्कृतस्य पदस्य व्यवहारणं करणीयं स्यात् तर्हि किं पदं स्यात् तत् यदि एवं विचारणा स्यात् तर्हि संस्कृतस्य वृद्धिः तदानीं स्यात् सम्भाषणाभियानस्य प्रगतिः तदानीं स्यात् संस्कृतस्य श्रीः तदा वृद्धा स्यात् वर्धिता स्यात् वा वस्तुतः दूरदर्शनादिषु अपि अहं दृष्टवान् यत् सरलं संस्कृतं प्रयोक्तव्यम् इति सर्वेषां तत्र अवधानास्पदं भवति परन्तु केचन विषयाः तथाविधाः भवन्ति यथा प्रविधिविषयः अस्ति कश्चन प्रविधिविषयस्य भाषा काचित् भिन्ना भवति यथा यत्र सर्वस्वादयः ग्रन्थाः सन्ति बहवः तत्र प्रविधिशास्त्रमयत्वमस्ति यथा होमोसेपियन्स् इति यदि कश्चन वैज्ञानिकः शब्दः अस्ति वैज्ञानिकशब्दावली अस्ति तर्हि मैन् इत्युक्ते होमोसेपियन्स् इति वयं वदामः एवं यदि तर्हि एवं न उच्यते यत् कठिनं भवान् वदति यतोहि प्रविधिः भाषा प्रविधिगता भाषा तद्वदेव यत्र सर्वस्वादिषु ग्रन्थेषु भाषायाः एवं स्थितिः अस्ति तर्हि तस्य अपि ज्ञानं स्यात् तदनन्तरं साधारणं यत् स्वरूपमस्ति भाषायाः तदपि अस्माकं बुद्धौ भवेत् एतदेव लक्ष्यं यदि स्वीकुर्मः तदानीं संस्कृतस्य वृद्धिः इतोपि अधिका स्यात् दूरदर्शने एतदर्थमेव प्रविधिगतः कश्चन विषयः भवति तदानीं कश्चन विशिष्टः नाम शब्दक्रमः अस्माभिः उपन्यस्यते कदाचित् आङ्ग्लशब्दाः भवन्ति कदाचित् मध्ये योज्यन्ते अपि यतोहि यदि रडार् इत्यस्य कृते किमपि वदामः तर्हि साधारणतः बुद्ध्यां न आगच्छति बहुनां तर्हि कदाचित् उच्यते रडार् इति एवं यदि शब्दद्वारा अस्माकं तत्र परिहारः भवति वयं शान्तः तत्र प्रसन्नाः भवामः अस्तु संस्कृतम् अभवत् संस्कृतस्वरूपम् आगतम् कश्चन अपि न कथयेत् यत् संस्कृतं न व्यवहरति यतोहि राष्ट्रस्तरे भवान् वदति राष्ट्रीयस्तरे वदति तत्र मानकता स्यात् एवं न स्यात् विश्वविद्यालयः अपि भवति विश्वविद्यालये अपि भवति एकमेव संस्कृतस्य एकं महनीयत्वं यत् विश्वविद्यालयः एव भवेत् तद्वदेव एकमेव शब्दम् एकमेव पदं भवेत् तर्हि वयं तथाविधम् उपक्रममपि साधयामः
तदर्थम् एकः अन्यः अपि उपक्रमः अस्ति गीतानां संस्कृतगीतानां अत्र श्रुतिः अपि आगता असौ तत्र अनुवादमपि करोति बहु तत्र मेधावी अतः असौ जानीयात् यत् संस्कृतस्य यदि अनुवादः भवति संस्कृते अनुवादः भवति आङ्ग्लगीतानाम् अथवा हिन्दीभाषिकानां गीतानां तदानीं संस्कृतस्य वृद्धिः अधिका भवति इति तत्र प्रतिभाति यतोहि स्वरे तत्र मुखे आयाति बहवः शब्दाः बहवः तत्र नाम पदक्रमः वस्तुतः साक्षात् यथा कश्चन वदति यत् चलते चलते चलिते चलिते एवं यदि वदति तर्हि सरलं प्रतिभाति तर्हि तदपि संस्कृतं चलते चलते ऐसा होगा तो चलिते चलिते एवं स्यात् तर्हि साधारणं संस्कृतं साक्षात् आगतम् गीतानां गीतेषु बहुत्र यथा मया उक्तं यत् क्यों चलती है पवन इति यथा प्रयुक्तं केनचित् कविना हिन्दीकविना तदानीं तस्य स्वीकरणम् अभवत् तद्वदेव यथा मया उक्तं पूर्वं यत् रामायणादिषु महाकाव्येषु पुराणादिषु वा तत्र ग्रन्थेषु संस्कृतस्य विधारूपं प्राप्यते एकत्र कठिनता अपि कथञ्चित् दृश्यते एकदा सरलता अपि प्राप्यते तर्हि तत्र सरलस्वरूपस्य अपि गीतानाम् अनुवादक्रमे प्रयोगः भवति कदाचित् कठिनस्वरूपमपि भवति व्याकरणगतं नाम सन्धिनियमादिकम् अपि तत्र प्रयुक्तं भवति कदाचित् न प्रयुक्तं भवति कदाचित् एतदेव स्वारस्यं यथा वारं वारं नाम तत्र उच्यते चमुकुनिशास्त्रीमहोदयः कामतमहोदयः अन्ये संस्कृतभारती सम्बद्धाः जनाः अथवा ये बहवः तत्र सन्ति प्राध्यापकाः आचार्याः वा ते एवं कथयन्ति तेषां यत् कथ्यमस्ति कथनं यदस्ति तत् एकपक्षेण बहु सम्यक् एव अस्ति एकपक्षेण वा उभयपक्षेण वा बहु सम्यक् अस्ति परन्तु यः विरोधस्वरे किमपि उक्तवान् तस्यापि पक्षः श्रोतव्यः यदि एवं स्यात् तर्हि संस्कृतस्य भाषिकं स्वरूपं यदस्ति तत् सर्वसमक्षं झटिति अधिकगत्या आगच्छेत् नाम केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयीयाः ये सन्ति ते नाम कथञ्चित् उच्चकोटिकं संस्कृतं कथञ्चित् उच्चकोटिकम् इत्युक्ते न तत्र श्रीहर्षवत् वदन्ति एवमपि नास्ति प्रयासं कुर्वन्ति एव लेकिन क्या है कि कुछ लोग जब हम ऐसे कुछ आरोप लगाते हैं तो फिर एक दो धड़ा बन जाता है दो वर्ग बन जाता है और उसका लाभ तीसरा एक वर्ग ले लेता है और फिर वो आर्टिकल लिख देता है कि संस्कृत में कुछ नहीं है संस्कृत में ये गुरु जी लोग ये बोलते हैं जैसे मुझे याद है 2014 में साइंस कांग्रेस मुंबई में हुआ था द हिंदू में आर्टिकल आया था कि वो जो विमान है वो उस स्तर पर यदि नीचे ही यदि भारी रहेंगे उनका वो चौड़ा रहेगा तो वो कैसे उड़ेगा तो उस पर बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ था और हमारे सेंटर में संस्कृत सेंटर में रामनाथ झा है प्रोफेसर रामनाथ झा है और फिर अन्य भी कई लोग हैं तो उन लोगों ने कहा कि ये सब उनका एक मत है हमें इसके विरोध में जाना चाहिए लेकिन किसी ने लिखा नहीं उसके प्रतिकार में हिंदी में भी नहीं लिखा लेकिन हम लोगों तक वो बात पहुंची फ्रिट्ज ऑफ कापरा ने ऐसा कहा है श्रोडिंगर ने ऐसा कहा है बहवः वैज्ञानिकाः सन्ति रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ऐसा कहा था संस्कृत की मतलब वो हम जो कोट करते हैं उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए संस्कृत अच्छी तो अब वो जो आया है हमारे ऊपर प्रश्न उसका निराकरण भी तो चाहिए केवल हम ऐसे सुनते हैं कि संस्कृत में क्या नहीं है संस्कृत में सब कुछ है संस्कृत में सर्वमस्ति संस्कृत एकम नास्ति अभी जो निकला वो जो हिग्स बोसोन वो भी हमारे संस्कृत में ही था वो ठीक है सब था लेकिन उसके पहले बताना था वो आज का जो मत है आज के लोग जो कहते हैं पहले बता देते हैं तो वही कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सैद्धांतिक प्रयोग अलग है सैद्धांतिक चीजें अलग हैं प्रायोगिक चीजें अलग हैं हम हमारी उस समय की जो भाषा थी पदावली थी वो अलग थी जैसे यंत्र सर्वस्वम का मैंने नाम लिया आज वो किसी शब्द हमारे पल्ले नहीं पड़ती संस्कृतज्ञ हैं बहुत अच्छे संस्कृतज्ञ हैं उस शब्द को नहीं समझ पाते मतलब कोडिंग है ना वो तो उससे नहीं समझ पाते तो वो एक तरीके से मतांतर चलता है फिर वो वही चीजें रह जाती है लेकिन जो लोग जानते हैं कि इस विषय का प्रतिकार ऐसे करना चाहिए वो भी जब नहीं बोलते या फिर जो जैसे मैं सरल और कठिन की बात कर रहा हूँ अभी तो जो इस तत्व को जानता है जो मध्यम मार्ग को जानता है वो आकर यदि मंच पर ना बोले और एक धड़े पे हो जाए कि आप नहीं मैं यही मानता हूँ मैं वही मानता हूँ तो अंतिम हानि होती है ठीक इसी तरीके से यदि विमान के निर्माण के क्रम में उन्होंने किसी तथ्य को गलत रखा गलती से मतलब उन्हें जो संज्ञान में जो उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा और इसलिए वो आक्षेप किया कि ये गलत है संस्कृत में ऐसी है ही नहीं बात पुष्प विमान का केवल आप नाम लेते हैं अन्य विमानों का तो नाम ही नहीं लेते
और या फिर उसके प्रयोग के बारे में तो कुछ बात ही नहीं है, या फिर जो है यंत्र सर्वस्वम वो तो 19वीं शताब्दी की है, ये तो बात के प्रक्षिप्त है, इंटरपोलेशन है, ऐसा भी आरोप लगता है। लेकिन जो इस तत्व को समझते हैं वो जैसे होता है ना, चाय टेबल पर भी बात कर लेते हैं, वहीं से में हिस्ट्री हो जाती है, 10 लोगों को बताते हैं और वो भी सब प्रमाण नहीं बताते, तो वो स्थिति गड़बड़ा जाती है। फिर हम जैसे लोग कुछ छोट सुक्तियां, या फिर संस्कृत में ये है सुक्ति, संस्कृत में वो है सुक्ति, वेद में ऐसा कहा गया है, उपनिषद में ऐसा कहा गया है। तो प्रासंगिकता में ये समस्याएं हमें अनुभूत होती हैं, बट जो है प्रासंगिकता के निरूपण में हमें इन चीजों को जरूर रखना चाहिए कि उसका तत्व निकाल सकें, हम उसके स्वारस्य को समझा सकें, जो प्रश्न आया उस प्रश्न का प्रतिकार कर दें कम से कम, और वो भी तथ्यात्मक रूप से। केवल फेसबुक पे कमेंट न करें, ये मैं लिख देता हूँ, इसमें कमेंट करना जरूरी है, मुझे 10 लाइक मिल जाएगा क्योंकि मैं संस्कृत का पुरोधा हूँ। तो ऐसी चीजों से भी हमें बचना चाहिए और उसका वास्तव में तोड़ खोजना चाहिए, तभी प्रासंगिकता अच्छी बनेगी। प्रासंगिकता का निरूपण हम जो करेंगे वो अधिक होगा। और भी कई बातें हैं, जैसे मैंने मरणोपरांत शब्द को रखा था, मरणोपरांत, उपरांत, तदुपरांत एवं भाषा स्वरूपम यदस्ति तत्र संस्कृतस्य यदि ज्ञानं स्यात् प्रासंगिकता तदेव यदा तत्र अर्थशुद्धि भावशुद्धि तत्र किं कथ्यं किं औदितव्यं तत् सर्वतः स्पष्टं स्यात्। यथा ईदृशेषु नाम दिनेषु नाम येषु दिवसेषु उच्यते अतिथिदेवो भव, तत्र बहु तत्र नाम विरोधः जातः, तदानीम् अतिथिदेवो भवः इत्यस्य नाम उपशमनं जातं, भवः न भव इति। परंतु सरल संस्कृत स्वरूपम अंगीकर्तव्यम, तदर्थम अतिथि पृथक लिख्यते, देवो अलग पृथक लिख्यते, भव पृथक लिख्यते। तदानीं जनाः किम् अर्थम् अवगच्छन्ति, अतिथि देवता होता है अर्थ ही नहीं वहां पर, वो उसका अलग ही अर्थ है। तो अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा नागरिक देवो भव, खैर इस बार भवा नहीं कहा, और फिर मतलब उन्होंने नहीं कहा, वो तो निमित्त मात्रम भव सबके साचे ने वो लिख कर कोई बात देता है। तो वो यदि किसी ने नहीं कहा कि भवः का प्रयोग नहीं करना तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन अब हम अर्थ आप लगाएं कि नागरिक देवो भव, क्या तो नागरिक देवता होता है ऐसा हम समझ लेते हैं, तो वो अर्थ तो है नहीं। उसमें ये अर्थ है, जैसे अतिथि देवो भव का जो अर्थ जाने वो समझ सकता है कि अतिथि ही देवः यदर्थम यस्मै वा यस्यैव, मतलब जो भी कहें उसमें यदर्थम का है, तो वो है वो अतिथि देवः। तथा विधा त्वं भव, मतलब जो अतिथि जिसके लिए देवता है, देव स्वरूप है, वैसे तुम हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि कविता का अर्थ क्या निकला, क्या अतिथि देवता होता है। जैसे हमने कहा ना कि मतलब ये वही बात होगी, द्रविड़ प्राणायाम, कान पकड़ो ठीक है, हम आप ऐसे हाथ लेकर के पीछे से कान पकड़ो, तो हमने कहा अंत में क्या निकला, कान ही में पकड़ा आपने। तो ये कहा जाता है कि ये कठिन है, यही सब कठिन है। तो षष्ठी कक्षायाम् अपि इदानीं तत्र नवीन पाठ्यक्रमे अतिथिदेवो भव इत्यस्य एवम् अर्थः क्रियमाणः अस्ति। मम प्रश्नः अस्ति यत् प्रासंगिकता निरूपणक्रमे यदि ईदृश्यः घटनाः नाम ईदृशं प्रकरणं यदि आगच्छति तर्हि संस्कृतस्य प्रासंगिकता कथं सुरक्षिता भवेत्। यदि कश्चन अध्यापकः एवं पाठयेत् अतिथिः देवो भव इत्यस्य अर्थः अतिथिः देवः भवति इति, छात्रः अपि अधिगतवान्, शिक्षकः अपि तथैव अध्यापितवान्। पश्चात् यदा शास्त्रीकक्षायां BA इत्यत्र वा आगच्छति तदानीम् अस्तु अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति, अतिथिः देवः यस्य सः अतिथिदेवः, तथा विधः त्वं भवान् तु न भवति, त्वं भव एवम् अर्थः अस्ति। अपि भवता तत्र क्वचित् एवं दृष्टं यत् द्वे धनं द्वे सार्ध त्रीणि, तदनन्तरम् अस्तु मेकानिकल इंजीनियरिंग इदानीं 4 भवतु, तदानीं किमपि आसीत् एवं। ऐसा तो नहीं कहते ना कि अभी 2 और 2 कितने होते हैं, तो 3.5 होते हैं, अभी सीख लेगा बच्चा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो 3.5 कर लेते हैं। 15वीं क्लास में जाएगा या मतलब जो ग्रेजुएशन में जब जाएगा तो हम बताएंगे 2 + 2 = 4, तब है। अभी तो हमारे साथ वही चल रहा है और हम इसलिए फिर संस्कृत की प्रासंगिकता को बता नहीं पाते। अभी कहा हमने भवः, तो कहाँ चीजें ये आपने सुधार लिया, भवः खत्म हो गया, भव ये मूल शब्द हो, ये अर्थ है इसका।
लेकिन अब अभी तो हम पीछे चल रहे हैं ना, इसलिए पीछे चल रहे हैं और इसीलिए हमें प्रासंगिकता जैसे शब्द पर भाषण देना पड़ता है। बहुत सारे लोग देते हैं, हम तो एक छोटे से मतलब निमित्त हैं। तो ये ऐसी जब दुष्प्रवृत्तियां दिखती हैं, और विशेष रूप से केवल मंच पर ही बोलने की बात नहीं है, ये तो किताबों में जा रही है चीजें, और कई बार वो सरलता के माध्यम से चली जाती हैं, और कई बार कठिनता के नाम पर भी, कि बहुत अच्छी संस्कृत है, हमें कूट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए, श्रीमुषी किताब का नाम रखना चाहिए, पुस्तक का नाम रखना चाहिए। बच्चों को मालूम ही थी कि श्रीमुषी क्या होती है, किताब उसने पूरी पढ़ ली, 10वीं कक्षा पास हो गया, उसके बाद उसे पता चला श्रीमुषी क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, टीचर ने बताया कि किताब है, आज हम पढ़ेंगे, हाँ बच्चों पहला पाठ है ये श्रीमुषी किताब का। उससे प्रश्न में कभी पूछा, न जागृति दी, न शिक्षक, जब शिक्षक ने ही प्रश्न नहीं किया तो फिर हमारे छात्र कैसे जान पाएंगे? यदि शिक्षक ने ही पीएचडी संस्कृत में नहीं की, और संस्कृत में वो मतलब वो शिक्षक है, संस्कृत में पीएचडी की मतलब संस्कृत में लिखा नहीं उसने खुद ही, और जब उसने पढ़ाना शुरू किया तो वो क्यों प्रश्न करेगा, क्यों बताएगा उसको कि भाई तुम श्रीमुषी का तुम मुझसे पूछो, फिर मैं बताऊंगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा ही नहीं। तो प्रासंगिकता के निरूपण के समय में ये एक समस्या होती है कि ये इंग्लिश वालों के साथ ऐसा नहीं होता, हिंदी वालों के साथ ऐसा नहीं होता कि हिंदी में है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, या फिर इंग्लिश का है तो मैं हिंदी में लिख दूंगा, मैं संस्कृत में लिखूंगा, मैं इंग्लिश में हूँ, मतलब इंग्लिश में मेरी पीएचडी है, मैं संस्कृत में लिखता हूँ। नहीं है स्वीकृति, न प्राशस्त्य रूप से स्वीकृति है, न सामान्य रूप से स्वीकृति है। बट हमारे साथ ये जो विडंबना है, जो सामान्य छोटे छोटे शब्द हैं, अतिथि देवो भव जैसे, या नागरिक देवो भव जैसे, तो लोग उसका अर्थ का अनर्थ समझते हैं, या फिर चलिए अभिधा लक्षण व्यंजना की तरह समझाते हुए हमें समझना पड़ता है, अच्छा चल यही मतलब है। लेकिन जो स्वारस्य है संस्कृत का वो तो बाधित हो गया, जो सीधा सा अर्थ था उसे तो हमने एकदम विपरीत स्थिति में लेते हुए अपनी कुठाराघात किया, खुद को संस्कृत पर भी कुठाराघात किया, अपनी समझ पर भी कुठाराघात किया, और बाद में जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा अच्छा किसने मुझे ऐसा पढ़ाया था, उस शिक्षक के प्रति हमारी धारणा खराब हो सकती है। ठीक है, मतलब भारत की संस्कृति और संस्कृत जो है वो हमें इसकी अनुमति नहीं देता, हम इतने धूर्त नहीं होते कि उस शिक्षक को बाद में खराब कहें, उसके प्रति विनय मदद ही होते हैं। लेकिन एक तरीके से साथ पर बट्टा लगना हुआ ना, तो वो प्रासंगिकता के समय में हमें इन चीजों को देखना चाहिए कि प्रासंगिक मतलब हम लोगों को मतलब जो है उच्च स्थल पर, उनका ये प्राथमिक दायित्व है कि ऐसे संदर्भों में उसी समय हम संस्कृत को ठीक करें, फिर हमें प्रासंगिकता पर भाषण नहीं देना होगा। जब हम अतिथि देवो भव कहेंगे, अर्थ को जानेंगे, अर्थ दूसरों को मालूम होगा, तो हमें संस्कृत के महत्व को बताने की जरूरत फिर नहीं होगी। अन्यथा जरूरत पड़ती रहेगी कि नहीं देखो ये अर्थ होता है, देखो ये कहा गया है, नहीं तो फिर अलग से एथिक्स पूरी पढ़ाना पड़ेगा, अलग से हमें मतलब वो जैसे कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग निकाल कर हमें सारी चीजें बतानी पड़ेगी। ये धातु है, मूल संस्कृत इधर है, ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है, ये बीच में कुछ और आ गया, ये विपात है, सबको मिलाओ, हाँ ठीक है अब बात में पढ़ो। अब जब समेकित रूप में पढ़ाते तो सब कुछ समझते लोग, और तब हमें प्रासंगिकता के लिए अलग से कुछ कहना नहीं होता। ऐसे ही कभी मैं प्रासंगिकता में कुछ चीजें मैंने नोट भी की थी कि क्या कुछ कहा जा सकता है। जैसे विज्ञान का ये स्थल है, बहुत सारे लोग अभी मैं थोड़ी इस मामले में थोड़ा वो हूँ, जब से मैं मीडिया में आया हूँ तो मैं थोड़ा उनका बोलने में हो जाता हूँ, कुछ चीजें उनसे नामशः बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी बोलना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि नाम जब आप सुनते हैं या सुनेंगे तब एक विशेष जागृति आती है कि जब ऐसी स्थिति है तो फिर अन्य लोगों की स्थिति क्या होगी। मैं नाम बताता हूँ, यूजीसी के चेयरमैन अभी रिटायर हुए जगदीश कुमार सर, उनका भी मैंने साक्षात्कार लिया था, उस समय जेएनयू के वीसी थे। तो आर्यभट्ट मार्ग, सुश्रुत मार्ग हमारे जेएनयू में उस समय बहुत क्रांति आई हुई थी, सबका मार्ग का अलग अलग नाम भारतीय संस्कृति के महंगे जो व्यक्तित्व हैं उनके नाम से होना चाहिए। तो सुश्रुत मार्ग, चरक मार्ग, भगत सिंह मार्ग, ऐसे स्वामी विवेकानंद मार्ग, तो ऐसी क्रम में उन्होंने लिखा आर्यभट्ट मार्ग। तो मैंने मेल उनको किया, पर्सनल भी मिला, मैंने कहा कि आर्यभट्टः इति शब्दः कश्चन भवति महोदय, आर्यभट्टः इति नाम साधारणतः द्विधामति भवति, आर्यभट्ट अपि आर्यभट्ट शब्दमपि भवतः तत्र कथयन्ति भट्टः एव अस्ति वस्तुतः, परन्तु एतस्य एकपदेनैव उत्तरं। तस्य पुस्तकस्य नाम किं, ग्रन्थस्य नाम किम्, आर्यभटीयम्, आर्यभट्टीयं न। यदि कश्चन इंटरपोलेशन कृत्वा कश्चन एवं तत्र प्रकाशयति तदानीं का विपरीतः कथा, परन्तु आर्यभटीयं यदि कस्यचित् पुस्तकस्य नाम अस्ति, अर्थात् आर्यभट्टस्य आर्यभट्टेन सम्बद्धम्, आर्यभट्टस्य इदम् एवं यदि अस्ति तर्हि आर्यभटीयम् अस्ति, अर्थात् आर्यभट्ट शब्दः अस्ति, आर्यभटः, तर्हि आर्यभट्टः इति नास्ति।
अब ऐसी जागृति सांस्कृतिक रूप से हमें करवानी हो और हम बोल रहे हो कि सर ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज चेंज कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, देशबंधु कॉलेज और वो आर्यभट्ट कॉलेज है, उसका नाम है, डोमेन में है आर्यभट्ट.ac.in, हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। तो वो वैसी स्थिति में आज भी वो आर्यभट्ट ही रह गया, आज भी वो आर्यभट्ट इस रूप में है और उसको किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो संस्कृत नहीं जान रहा, संस्कृत की स्थिति में शिक्षक भी नहीं पढ़ा रहे और बाद में फिर वो संस्कृत में एक तरीके से उठा रहे हैं, का ही तो प्रचलन हो रहा है। यदि हम जानेंगे, संस्कृत को अधिक आत्मसात करेंगे, संस्कृत को व्यवहार में लाएंगे और व्यवहार में न भी ला सके तो भी ज्ञान की चीजों को शुद्धतम स्वरूप में समझ पाएंगे। ठीक है, भाषा और ज्ञान का अलग अलग पक्ष है, दो धड़े हैं, दो वर्ग हैं, वर्गद्वयमस्ति, भाषा अस्ति, ज्ञानमस्ति, भवतु मध्यम मार्गः अस्माभिः अनुसर्तव्यः। जब मध्यम मार्ग का अनुसरण करेंगे तब हम जानेंगे आर्यभट्ट शब्द का ही समन यहाँ पर हमें करना है। और ये जब शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि नहीं ये नाम गलत है, ये नाम सही है। क्या कभी हम इंग्लिश में जब कुछ शब्द होता है या फिर किसी के स्पेलिंग में जब कुछ बातें होती है तो क्या हम कहते हैं कि नहीं ये भी होता है वो भी होता है, ये विकल्प से होता है, या उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा है, इसमें वो नहीं है। वहां पर तो तुरंत कहते हैं कि सर यू आर रॉन्ग, मतलब ये ऐसा उन्होंने कहा है, ये लिखा हुआ है वहां पर, तो तुरंत हम मान लेते हैं हाँ ये गलती है। तो ऐसी स्थिति संस्कृत के साथ जब आएगी तभी संस्कृत की प्रासंगिकता अधिक मुखरित हो पाएगी, मुखर हो पाएगी। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि संस्कृत के लिए जब आप देखेंगे कि संस्कृत में केवल कहाँ संस्कृत की मतलब स्थिति कहाँ है। मैं तो दूरदर्शन से हूँ तो मैं दूरदर्शन के बारे में करूँगा और कहूँगा, बात बताऊँगा कि ये संस्कृत की बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, चल भी रही है, 2014 से और अच्छी चल रही है, मतलब तुलना उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ तो है। कार्यक्रम द्वयस्य प्रसारणं भवति, वार्तावलिः साप्ताहिकः कार्यक्रमः, तस्य प्रसारणं, वार्ताः इत्यस्य कार्यक्रमस्य नाम वार्ता प्रसारणस्य प्रतिदिवसं भवति प्रसारणम्। अतः साप्ताहिकी आकाशवाणी कार्यक्रमः, आकाशवाण्याः कार्यक्रमः साप्ताहिकी नाम्ना भवति। वार्ता तत्र संस्कृतसमाचारः अपि भवति द्विधा, एकवारं तत्र प्रातःकाले अपरत्र सायङ्काले भवति। एवं विधाः कार्यक्रमाः प्रचाल्यमानाः सन्ति। अस्माकं साम्प्रतं सुप्रभातम् इत्याख्यः कार्यक्रमविशेषः आगतः अस्ति। सुप्रभातम्, इसकी भी कहानी मैं बताऊं। वंदे भारतम हमें रखना था इसका नाम, कि हम सुप्रभातम क्यों कहें, सुप्रभातम तो हम सिंपल बोलते हैं सुप्रभातम, तो इसमें कार्यक्रम की प्रतीति कहाँ आ रही है, कहाँ से कार्यक्रम लग रहा है। पर लोग होते हैं जहाँ पर जिनके पास बाहुबल नहीं, मतलब क्या कहें उन्हें, जिनके पास सामर्थ्य होता है, उन्होंने कहा नहीं सुप्रभातम ठीक लग रहा है, क्या वंदे भारत नहीं, वंदे भारत बहुत फेमस नाम है, हमने कहा नहीं हम इसलिए रखना चाहते हैं वंदे भारतम, ये शुद्ध संस्कृत शब्द है। एक बार व्यवहार में तो लोगों के आएगा, नहीं तो ऐसे ही वंदे भारत चल रहा है, वंदे भारत सब लोग करेंगे, यही संस्कृत है। अब जिन्होंने भी सरल के नाम पर कहा हो या गरल के नाम पर कहा हो या गट्टी पे कहा हो या जो भी उनकी मंशा रही हो, गलती हुई ना वंदे भारत कहते हुए, या फिर ठीक है हाइब्रिड कर दिया उन्होंने, वो भी एक तरीके से मान्य है। पर ये हाइब्रिड तब अच्छी लगती है जब बहुत बोल वाला हो, तब हाइब्रिड निकालते हैं। जैसे जब हाइब्रिड संस्कृत निकली तिब्बत वगैरह इन सब भाषाओं में, तो इसलिए निकली यहाँ फुल संस्कृत है, उधर कम संस्कृत है, बीच में एक संस्कृत का एक नया वर्जन आ गया। जब है ही नहीं तब हाइब्रिड क्यों निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप उसका विनाश इसका विनाश, वो भी ना जानो वो भी ना जानो। मतलब ये वही हुआ कि हम एमएड भी करना चाहते हो और इधर हम साइंस के फील्ड में भी आना चाहते हैं, वहाँ भी एक साल पढ़ेंगे यहाँ भी एक साल पढ़ेंगे, दोनों नहीं पढ़ेंगे, यही होता है। तो कुछ वैसी स्थिति हो गई वंदे भारत, तो उसको कहने के लिए हमने कहा था कि वंदे भारतम कर ले, लोगों ने नहीं माना कि नहीं ठीक है चलो ऐसे ही चलता है। तो इसके लिए उनको मैं तथाकथित रूप से मैं उन्हें दोष दे रहा हूँ, लेकिन वो दोष के भागी नहीं है, दोष के भागी हम ही लोग हैं जिन्होंने वहां पर नाम दिया था वंदे भारत और उसके बाद किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दर्ज कराई। जो प्रोफेसर्स हैं, जो संस्कृत के बहुत अच्छे विज्ञ हैं, उन्होंने लिखा होगा पर तो ऐसा नहीं है कि सारे चुप बैठते हैं, फिर भी उसका कोई उत्तर नहीं मिला, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। हम यही कहेंगे ना कि वो भी जिम्मेदार हैं, जो तटस्थ रहते हैं वो तो और ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। मतलब हम सामर्थ्यवान हैं और हम उसे चेंज कर सकते हैं, उसे परिवर्तित कर सकते हैं। वो भी यदि चुपचाप बैठते हैं तो इसका मतलब आपकी भी उतनी ही सहभागिता है, मौनम स्वीकृति लक्षणम कहते हैं हमारे यहाँ। तो वैसी कुछ बातें हो जाती हैं और फिर हम बाद में फिर मतलब हम एक दीपापोती का प्रयास करते हैं, ये भी चलो वो भी चलो। खैर, तो सुप्रभातम एक कार्यक्रम है जिसमें हम भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुतियों को रखते हैं, हिंदी में रखते हैं, संस्कृत की प्रासंगिकता को बताने के लिए करते हैं कि
अब उसमें भी कई बात होती है, लगता है कि ये तो मिस्टर पेशेंट ही तो है, IKS डिवीजन बना। मैं थोड़ा मुखर हूँ तो मैं यहाँ समझता हूँ कि शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ। IKS डिवीजन बना, IKS डिवीजन में क्या काम हो रहा है, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में जाकर एक अच्छे से कॉन्फ्रेंस की होती है, उसका आयोजन होता है, कुछ पेपर्स अच्छे निकलते हैं, नो डाउट अच्छे भी निकलते हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न वो होता है पृष्ठ पेशन होता है। किसी ने 40 साल पहले जो लिखा था उसी को नए रूप में, ऐसे भी कहते हैं कि कुतो नूतनम वस्तु, हम कहते हैं संस्कृत वाले, फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो अनछुई हैं, जैसे हम विमान शास्त्र पर लिख चुके, ठीक है विमान था, ये था, वो था, रसायन शास्त्र के बारे में जो चीजें छुई हुई हैं उन्हीं चीजों को छूते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं, कुछ नई चीजें वो नहीं छूते, क्योंकि हमें मालूम है वहाँ बहुत श्रम लगने वाला है, तो उसमें क्या मेहनत करें, क्यों मेहनत करें। तो उस डिवीजन के साथ या फिर अन्य इस तरह की कई संस्थाएं हैं जो हम मतलब तथाकथित रूप से खोलते तो उसी उद्देश्य के साथ हैं कि बहुत वृद्धि करेंगे, लेकिन अंततः वो सफलता प्राप्त नहीं होती। और इसके लिए कारण सिर्फ और सिर्फ संस्कृत को प्रासंगिक न बनाने का जो मूल है वही है, और वो उसका भी मूल वो है कि हम 42 सालों से हम एक ही सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, एक ही सीढ़ी पर, सभी एक सीढ़ी पर ही चढ़े। समानता का सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 10 सीढ़ियां हैं, तो हम दूसरी, चौथी, पांचवी में चढ़ेंगे, तब अपने आप चौथी, पांचवी में चढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो वहां पर बेहतर काम कर देगा, लेकिन वो बेहतर काम कैसे करेगा, वो उसकी एंट्री नहीं होती वहाँ, वो तो प्रथम वाले पर ही होती है। तो प्रथम वाला तो अपना वो साथ बचाए, अस्तित्व बचाए, या फिर आपके ज्ञान विज्ञान के संसार को ढोए, तो ये बात होती है। तो प्रासंगिकता इस तरीके से वो पतंजलि हो जाती है। खैर, ये कुछ कटु बातें हैं, लेकिन वास्तविकता है, लोग ये समझते भी हैं खुद, लेकिन मतलब कई बार लोग मुखर होते हैं, कई बार नहीं होते, कई बार लगता है कि चलो क्या बोल रहे हैं। जैसे शिक्षा में अभी नैरेटिव सेट करने की बात होती रहती है, 10 सालों से, 11 सालों से नैरेटिव सेट करना है, नैरेटिव सेट करना है, वामपंथ का विरोध करना है, संस्कृत के इन ग्रंथों का क्या वैशिष्ट है ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, यही बात होती है। इस नीति का प्रयोग करना है, ये नीति लानी है, ये नीति लानी है, ये नीति लाई जाएगी, और इसका ये उद्देश्य है, ये इसकी विशेषता है, यही 3 सालों से चलता है। मतलब जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद की सीढ़ी नहीं चढ़ते, और फिर वो अंतिम में फिर उठा के 3 बात, फिर वो आगे उसकी इतिश्री, मतलब जो होती है इतिश्री, क्या कहें उसे, मतलब कुछ से तर्कों में इतिश्री हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि प्रासंगिकता हम बताएं, केवल प्रशंसात्मक प्रासंगिकता बताएं, ये भी नहीं है। कई बार हम विपरीत स्थितियों को देखें और वहां पर कुछ विसंगतियों को जानें, और विसंगतियों को जानने के बाद हम फिर कहें कि ये विसंगति जब दूर हो जाएगी तो प्रासंगिकता पता उभर कर आ जाएगी। तो उन्हीं में से ये कुछ विषय हैं, कई शब्दों की बात हमने की, कुछ संस्थाओं की बात की, और क्या कुछ नए उपाय हो सकते हैं वो सब भी बात हम कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ रोचक अन्य बातें कर सकते हैं जो पॉजिटिव है, जैसे संस्कृत ग्राम की बात होती है। अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने ही अभी कल ही वार्ता में हमने भी चलाया, उन्होंने कहा योग ग्राम बनेगा, सॉरी यहाँ मैं संस्कृत का उच्चारण कर रहा हूँ, योग ग्राम बनेगा, हिंदी की तरह मैं कर रहा हूँ, योग ग्राम संस्कृते न योग उच्यते, यतोहि तत्र संयुक्ताक्षरमस्ति योग, हिन्द्यां योग ग्रामस्ति, संस्कृत ग्रामस्ति एवं अन्यथा संस्कृत ग्रामाः सन्ति अनेके, दशाधिकाः संस्कृत ग्रामाः सन्ति भारते, परंतु नाम ये संस्कृतानुरागिणः सन्ति तेपि न जानन्ति। मत्तूर ग्रामः अस्ति, कथं ज्ञातवन्तः सर्वे? विज्ञापनमाध्यमेन। मार्गः अवरुद्धः एवमुच्यते, तर्हि अस्तु मत्तूर ग्रामः अस्ति, परन्तु अन्यः ग्रामः अस्ति वा? कश्चन अपि न जानाति, नामपि न श्रुतवान्, यदि श्रुतवान् अपि तर्हि श्रुत्वा विस्मरति, प्रयोजनं नास्ति। अस्मादृशः कदाचित् उच्चारयन्ति नामानि उच्चारयन्ति, एतत् नाम अस्ति नाम ग्रामाणां। पुष्कर सिंह धामी वर्यः उक्तवान् यत् उत्तराखण्डे योगग्रामाः भविष्यन्ति, नाम योगार्थं, योग विद्यायाः प्रसारार्थं ग्रामाः भविष्यन्ति, अतः संस्कृत प्रसारार्थमपि ग्रामाः भविष्यन्ति, आधिकारिकरूपेण नाम प्राशासनिकरूपेण। द्वयोः यदा संगतिः भवेत्, योगग्रामः एव संस्कृतग्रामः, संस्कृतग्रामः एव योगग्रामः, तदानीं संस्कृतस्य प्रासंगिकता झटिति तत्र बहिः आगच्छति। साम्प्रतं किं भवति? योगाचार्यः कश्चन संस्कृतं न जानाति, परन्तु बहु प्रसिद्धः योगाचार्यः, ज्ञानं तत्र अर्जितवान्, अतएव
परन्तु तस्य ज्ञानम् इतोपि नाम मुखरितं भवेत्, मुखरितम् अभविष्यत् यदि संस्कृतम् असौ तत्र प्रयोगपथे आयुष्यत्। परन्तु प्रयोगपथे तस्य नास्ति। आसनानां नामानि कानि न जानाति। नाम योगवासिष्ठम् इति ग्रन्थः कश्चन पठितवान् अपि तर्हि आङ्ग्ल-अनुवादमाध्यमेन, हिन्दी-अनुवादमाध्यमेन, तो जो उसका स्वारस्य होता है वो नहीं जान पाता, और उसके बाद जो 10 लोगों को जो प्रेरित कर सकता था वो प्रेरित नहीं फिर हो पाते। उन्हें भी लगता है कि फिर संस्कृत क्यों पढ़ना है, फिर संस्कृत को प्रासंगिक, संस्कृत प्रासंगिक, संस्कृत प्रासंगिक क्यों कहना है। हमने तो पढ़ लिया ना उनकी किताब, तो वो बड़े आचार्य हैं, योगाचार्य हैं, और संस्कृत में 2-4 लाइन बोलते हैं, ठीक है। बाकी संस्कृत की किताबों को यदि हम उठाएं और रखें और बोले आप बोलिए इस पर कुछ बताइए, वो नहीं कर पाते। तो इसमें जो उन्हें योगाचार्य के रूप में स्वीकारता है संभवतः वो भी एक तरीके से दोषी है। केवल विरोध के लिए नहीं, यदि तात्विक दृष्टि से देखें तो दोषी है ना। यदि कोई राजा आपका बहुत अच्छे तरीके से शासन नहीं करता और हम उसको बहुत अच्छा राजा है, बहुत अच्छा राजा है, अंधों में काला राजा है, इसलिए अच्छा राजा है, ये भी राजा है, नहीं ठीक है, अच्छा है, तो ये हम कहते हैं कि यदि कहें तो ठीक है, आप क्योंकि अंधों में भी यदि काना मिला तो राजा मिला तो भी चलो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, वो भी हमारे लिए प्रशंसनीय है। लेकिन हमारे पास यदि 2 आंखों वाला वो भी सुदर्शन अच्छा है, यदि सुनेत्रों वाला यदि है, तो वो यदि बन जाए तो कितना अच्छा होता। तो कुछ ऐसे ही संस्कृत के साथ भी ऐसी स्थिति होती है। यदि योगाचार्य ऐसा हो तो संस्कृत भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हो और योग के प्रायोगिक पक्ष से, योग के उन पक्षों से जो विज्ञान, जो आज के लोग जानते हैं कि पावर योगा क्या होता है, उसको भी बताना जाने हो, और उसकी भी विसंगतियों को बता दे कि पावर योगा इतनी तेजी से भी योगा नहीं करनी, योग करना नहीं चाहिए। और योगा तो खैर योगा है ही नहीं, योग है वो, योगा है वो, लेकिन योगा हो जाता है वो, खैर वो अलग बात है। खैर इसी संदर्भ में मुझे एक शब्द याद है, श्रमेव जयते, एक शब्द है, श्रम मंत्रालय ने उस समय किया था प्रयोग। तो श्रमेव जयते किसने दिया होगा? किसी संस्कृत प्रेमी ने दिया होगा, किसी मतलब कोई दूसरा विषय का तो ऐसा नहीं होगा जिसने कहा होगा कि सर ये इसका मोटो रखना चाहिए, श्रमेव जयते। तो वहां पर भी गलती हुई। श्रम क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, उन्हें राइमिंग पसंद आई, श्रमेव जयते ठीक लगता है। एवं को क्या करें, अब श्रमेव होना चाहिए था, तुम्हें अच्छा सुनने में नहीं लग रहा, तो श्रमेव जयते कर दिया किसी ने। तो अब संस्कृत की प्रासंगिकता बताने वाले हम जैसे लोग फिर बताते हैं यदि कि नहीं वो गलत स्वरूप है, श्रमः एव जयति होना चाहिए, या फिर जयते मान लीजिए वैदिक प्रयोग जैसा, तो श्रम एव जयते होना चाहिए था। लेकिन अब व्यवहार में आ गया वो, ठीक है, आर्षभ प्रयोग मान लेते हैं जिन्होंने ऐसा प्रयोग दिलवाया था, जैसे वंदे भारत मान लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन कहने का मतलब कि ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं, फिर हम प्रासंगिकता को हम निरूपित करने निकलते हैं तो हमें ही बंधा सा लगता है कि ये संस्कृत को अब हम किस रूप में रखें, हाइब्रिड वाले रूप में रखें कि ठीक है जो है सो है, ठीक है। जैसे अपने घर में होता है ना कि फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, अपना ही बेटा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रख लो, ठीक है, उसको 2 बार मारेंगे, पीटेंगे, समझाएंगे, जो भी है, साम दाम दंड भेद करके उसको पास करवा देंगे। तो यदि ये स्थिति है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास, हमें मालूम है कि उसमें ये कमी है, सुबह नहीं उठ रहा, या फिर इस समय दोस्तों की संगति बिगड़ गई है, उसको ठीक करना है, वो अच्छा है ना उपाय। जहां गलती हो रही है उसको ठीक कर दे, फिर अपने आप वो स्वयं अपने मतलब प्रकाशमान हो जाएगा, दूसरों को भी प्रकाशित करेगा। तो ऐसी कुछ चीजें यदि होती रहे तो संस्कृत की प्रासंगिकता सहज रूप से हो सकेगी, अधिक हो सकेगी। भारत के से बाहर अब निकलते हैं कि संस्कृत की प्रासंगिकता को बताएं, क्योंकि हम तो पाश्चात्य को, मतलब पाश्चात्य लोगों को ही देखते हैं ना, पाश्चात्य दृष्टि होती है हमारी, पौरस्त्य दृष्टि नहीं होती। और पौरस्त्य में इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग पौर्वात्य भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में ऐसा कहते हैं। तो वो पौरस्त्य दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि 2 तरह है। जैसे मैं शब्दों पर ही अधिक बात कर रहा हूँ, मैं व्याकरण से मूलता हूँ, इसलिए कुछ शब्द ऐसे शब्दों को जोड़ देता हूँ। तो वो तो और जो है पौरस्त्य दृष्टि हमारी नहीं होती, पूर्व की ओर हम नहीं देखते हैं। हालांकि हमारी नीति है लोकिस्ट और एक्टिस्ट, लेकिन देखते नहीं है, हम पश्चिम ही देखते हैं। तो यदि पश्चिम को ही देखें या चलिए पूरब को ही देखें, तो वहां पर भी संस्कृत की अलग जो है वो अलग स्वरूप में है। आजकल लोग आप जान रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है तब जान रहे हैं। जैसे देखिए गरुड़ का प्रयोग, रुपया पैसा जो है, रुपया जो है, उसमें गणेश जी का प्रयोग आपको मिलेगा इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह देशों में। वहां पर मतलब गरुड़ जो एयरलाइंस का नाम ही है गरुड़ एयरलाइंस, और भारत में हम नहीं रख सकते क्योंकि फिर हम सांप्रदायिक हो जाएंगे।
क्योंकि आप आकाशा भी रखेंगे तो वो भी डर कर रख रहे हैं कि आकाश बोले या नहीं आकाशा बोल देते हैं। इससे क्या होगा कि जो तथाकथित हिंदूवादी या जो कुछ होगा वो बुरा नहीं मानेगा, मतलब जो सांप्रदायिक सॉरी वो जो सेक्युलर होगा उसे ठीक लगेगा कि चलो ठीक है वो आकाशा है, विस्तर है या विस्तार है या विस्तर है, दोनों संस्कृत शब्द हैं, लेकिन विस्तरा बोलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं वो ये बढ़िया शब्द है, मतलब ठीक है इंडियन ही शब्द है, भारतीय ही है, लेकिन उसमें वो बू नहीं आती शुद्ध संस्कृत की तो वो ऐसा लगता है कि चलो ये भी ठीक है। लेकिन जो गरुड़ शब्द को रखते हैं और गरुड़ की मतलब उसका प्रतीकात्मक स्वरूप दिखाते हैं, वो देश है जहाँ पर एयरलाइंस का ये नाम है। हम भारत में एयर इंडिया कह देते हैं। अभी चलिए आकाश और विस्तार जैसा या विस्तार जैसे शब्द अब किसी तरीके से आए, चलिए अंग्रेजी में ही आए, प्रोनाउंसिएशन में अलग है, लेकिन अब शुरुआत है, आरंभ हो चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहाँ गरुड़ एयरलाइंस है और मतलब रुपयों में नोट्स में जो है तत्र महात्मा गांधी अथवा अन्यस्य कस्यचित् जनस्य प्रसिद्धस्य चित्रं तु अस्ति एव, परन्तु गणेशस्य तत्र चित्रम् अस्ति। एतेन किं तत्र सिद्ध्यति यत् संस्कृतं तत्रापि। हाँ, एक और भी मैं बात बताऊं कि हमारे में बहुत आरोप लगता है कि संस्कृत ने या भारतीयों ने कहीं आक्रमण नहीं किया, बट वो लोग कहते हैं कि लुक में जो आप देखते हैं लुक करते करते वहां पर भी एक तरीके से आधिपत्य जमाया सांस्कृतिक ही से भी। वो लूटने नहीं गए थे, लेकिन वो सांस्कृतिक रूप से उनका आधिपत्य रहा। तो भारतीय संस्कृति फैली और संस्कृति फैली मतलब भारत का संस्कृत फैला वहां। तो संस्कृत इस तरीके से फैला कि आज भी वो प्रतीकात्मक रूप में है और आज भी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट में है। और गणेश जी का फोटो जो है वो वहां पर अपने सुकर्णों और इन सब का तो फोटो अपना जो है ही है, वहां पर गणेश जी भी नोट में दिखते हैं। भारत में दिखने लग गए हैं तो उस समय मान लीजिए या तो योगी की सरकार आ गई या फिर बहुत मतलब जबरदस्त कुछ चल रहा है। भारत जो है वो विश्व गुरु बनने के कवायद में था लेकिन नीचे चला गया, ऐसा लोग कहेंगे अभी। तो ये ऐसे यदि प्रकल्प होने लग जाए ना तो अपने आप जैसे श्रम एव जयते हो जाए और ये वर्णोपरांत शब्द की जगह पर हम कहें मरणात् परम, मरण के बाद, ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग हम ठीक करने लग जाए। वंदे भारत को वंदे भारतम करवा दें बिना किसी विरोध के, सामान्य रूप से समझा दें। और छोड़िए गणेश जी का मतलब उसमें प्रतीकात्मक रूप में रखना और गरुड़ का, मतलब साधारण से जब ये बातें जब होने लग जाए जो विदेशों में भी होती हैं ये सब चीजें। सर्न में नटराज की प्रतिमा लगी हुई है बाहर, वो भी प्रतिमा मतलब ये छोटी सी प्रतिमा नहीं है, वो विशाल का है अपना उस स्वरूप में। सुश्रुत जो है उनकी प्रतिमा कैनबरा विश्वविद्यालय में लगी है, उसके बाहर में यूनिवर्सिटी के बाहर। तो वो जब हम यहाँ लगाते हैं जेएनयू जैसे जगहों पर हम लगाते हैं तो फिर लोग कहते हैं तो मैं ये कह रहा था कि उन देशों पर जब संस्कृत और संस्कृति की जब अलग मतलब जगाने का जो प्रयास जब लोग करते हैं तो बहुत वाहवाही होती है। और हम जो तथाकथित रूप से सेक्युलर बनते हैं या फिर सेक्युलर मतलब एक कुछ सा अर्थ नहीं है, खराब शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम उस अर्थ में हम जब जाते हैं तो हमें लगता है हम ही तारीफ करते हैं, लेकिन जब भारत में होने लगता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। तो संस्कृत की प्रासंगिकता में ये बड़ा अवरोध है। इन चीजों को यदि हम ध्यान में रखें और ये केवल हमारे और आपके से जागरण से ही संभव है, जब वो जागृति आ रही है, पिछले 10-11 सालों में तो जागृति हुई है। भगवद गीता के बारे में देखिए, जब विल स्मिथ जब बोलता है तो भगवद गीता के बारे में लोग अधिक जानना समझना लोग पसंद करते हैं। केवल हम पुराने वैज्ञानिकों का जब नाम लेते हैं तब लोग आज की युवा पीढ़ी नहीं होती, जब विल स्मिथ कहता है तो कहते वाह बहुत सुंदर, ये भगवद गीता में भी पढ़नी है। उसने कहा कि भगवद गीता इज फैंटाबुलस, कुछ उन्होंने कहा है, अब देखिएगा मैंने भगवद गीता में रिपोर्ट में भी उसके बारे में लिया था। तो ऐसे कुछ लोग जब हमारे पास होते हैं और संस्कृत के बारे में जब बोलते हैं तो वो एक जागृति आती है। तो वो जागृति तब आएगी जब हम मतलब उनके ही वचनों को सुन करके बार बार प्रभावित ना हो, हम अपनी ही माइंडसेट को इतना बना लें कि हम आप प्रभावित हो रहे हैं तो केवल बाहरी परिणामों से जब हम मतलब हम जब वो शर्ट कोट पहनेंगे तभी हम आधुनिक बनेंगे, ऐसा नहीं है। जब ये विसंगति दिमाग से निकलेगी तो अपने आप हमारी प्रासंगिकता को बताने के लिए हम जैसे लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वयं कहेंगे कि संस्कृत प्रासंगिक है। और प्रासंगिक बताने के लिए किसी चीज को प्रासंगिक बताने के लिए प्रासंगिक बताकर भाषण दिलवाना जरूरी नहीं है। ये समाज के लिए उपयोगी है और बहुत प्रासंगिक है और आपके बताने से नहीं, ये हम सब समझते हैं, जानते हैं। खैर, मुझे 2-3 मिनट का ही समय था तो मैं एक संस्कृत के ही गीत से खत्म करना चाहूंगा।
जो कभी अनुदित था संस्कृत के लिए, संस्कृत की गीतों की प्रस्तुति हम करते हैं वीडियो न्यूज में। तो देखिए जैसे एक गीत है, आपने सुना होगा ना कि ए मेरे दिल के चैन, गाना सुना है सभी ने? हाँ सुना ही होगा, हिंदी में सब लोग जानते ही हैं। खैर थोड़ा पुराना इसलिए मैंने पूछा, कई लोग पुराने बिल्कुल नहीं सुनते हैं, कौन किशोर कुमार कौन मोहम्मद रफी। खैर तो उस गाने का था वो एक जो संस्कृत की स्थिति के लिए है, वो एक जो अंतिम जो है, मैं उसे थोड़ा सोचता हूँ डाल देता हूँ। ये है ना, वो कहते हैं कि संस्कृत अभी एकाकी है, एकाकी तो वो संस्कृत जो है भाषा झेल रही है, लेकिन फिर भी उसमें वो सामर्थ्य है, वो मानता है कि वो उठकर खड़ी हो और स्वयं उठकर खड़ी हो, दूसरों को भी ठीक ठाक उच्च स्थिति पर पहुंचा दे। तो उसी बात को ये मतलब उस पंक्ति में, वहां गीत में है, वो संस्कृत के लिए भी आप सोच सकते हैं। जैसे ये है, प्रायैकाकी एवमहं निपत्योत्थातुं क्षमे धरसे करो में त्वं च यदि भुवनं विवर्तयितुं क्षमे याचे त्वमहं भुवनस्य कृते अधुना हि कुरु त्वं स्वयं निर्णयम्। ये हिंदी में था उसका कि मैं अकेला रहकर भी दुनिया को पलट सकता हूँ। संस्कृत के लिए भी आज की वही स्थिति है कि मैं एकाकी हूँ, फिर भी गिर कर उठ सकती हूँ भाषा के तौर पर आपके लिए। निपत्य अहम उत्थातुं क्षमे, मैं समर्थ हूँ। और धर से करो में, यदि आप हमारे मतलब मेरे दोनों हाथों को पकड़े, यदि तुम पकड़ो, यदि तो मैं पूरे पृथ्वी को, पूरे भुवन को बदल सकती हूँ भाषा के नाम पर कहें तो। याचे त्वाम हम, मैं तुमसे याचना करती हूँ या करता हूँ इस भुवन के लिए, इस धरती के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस जगत के लिए। अब तुम निर्णय करो कि तुम ऐसा करना चाहते हो या नहीं। यही लाइन यदि हम उस कविता में हम पढ़ें, वहां पर प्रेमी और प्रेमिका की बात हो रही है, यहाँ संस्कृत की ओर आप सोच सकते हैं कि संस्कृत हमसे ये गुहार कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि ऐसी स्थिति आए कि आप निर्णय करिए और आप जानिए। ये सब तो कुछ छोटे छोटे आयाम थे, आयामा हास्य देते उदाहरण मात्रम अहम केवलं प्रदर्शितवान् प्रासंगिकतायाः निरूपणक्रमे वस्तुतः वयं यदि तथा विज्ञाः भविष्यामः तर्हि नूनं संस्कृतस्य प्रासंगिकता अक्षुण्णा अत्र सिद्ध्यते। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। संस्कृतस्य प्रासंगिकता विषये समाजाय विद्यार्थिभ्यः च विषये बहु सम्यक् रूपेण अयं वक्तव्यं ज्ञानवर्धनम् आसीत्। तो संक्षेप में मैं आज के जो मुख्य वक्ता उन्होंने बताया, तो एक कहानी है। एक सुख तोता अपने बच्चे को सिखाता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत खाना उड़ जाना। उसका बच्चा बड़ा हुआ, उड़ने लगा, जंगल में जाने लगा। एक दिन बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और वो जाकर के खा लिया। और वो सिर्फ रटता रहता था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत खाना उड़ जाना। तो यही अपने देश की अवस्था है इस समय। अद्य अस्माकं अतिथि यत्र आगतः, यः आगमनं प्रतिज्ञातवान्, किन्तु तस्य आगमनं न शुभम् आसीत्। यतः आज्याम् अक्षय तृतीया शुभ पर्वणि तस्य दुहिता जाता इति सूचना मया प्राप्ता प्रसाद महोदयेन। वयं सर्वे शुभकामनाः दास्यामः। उपसंहारे अहं अतिथि महोदयस्य अद्य नारायण महोदयस्य पुत्री प्रातःकाले सार्धपञ्चवादने जन्मः आगच्छति, अतः कैन्सल् न कृतवान्। एतस्य अनन्तरं पुत्र्या सह मेलितुं सः प्रातःकाले झार्खण्डनगरं प्रति
अक्षय तृतीया दिने एव तस्य पुत्र्याः जन्मः। सः स्वकुलसुखे भागभागित्वं परित्यज्य अत्र आगतः अतिथि तस्मै वयं सर्वे कृतज्ञतां प्रकटयामः। सो उपसंहारे अहं अतिथि महोदयस्य धन्यवाद कृते श्रोताराणां धन्यवाद ज्ञापनार्थम् अहं प्राध्यापक नीरज महोदयं प्रति अनुरोधं करोमि यत् धन्यवादं। नमः सर्वेभ्यः तर्हि एतत् व्याख्यानं कृत्वा अहम् अपि बहु कृतज्ञः आसम्। तर्हि धन्यवादः महोदय, स्वस्य परिवारस्य यत् किमपि जातं तत् सर्वं भूत्वा अपि सः अत्र आगतवान् अस्माकं निमन्त्रणाय। तर्हि धन्यवादः। कार्यक्रमस्य समापनं वयं कुर्मः शान्तिमन्त्रेण। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।